अन्य विश्व प्रबंधन मैनुअल अध्याय 191। मुझे संपूर्ण उत्तरी ध्रुव चाहिए। सिल्वर पाइन सिटी का स्थान वास्तव में काफी खास है। ये बक किंगडम के उत्तर में स्थित है। सिल्वर पाइन सिटी से शुरू होकर उत्तर में बक किंगडम का उत्तरी क्षेत्र है और दक्षिण में ये बक किंगडम का दक्षिण है, या सटीक रूप से कहें तो केंद्रीय क्षेत्र है। उत्तरी भाग गरीबी का स्थान है जिसे बक किंगडम द्वारा मान्यता प्राप्त है। सिल्वर पाइन सिटी को आमतौर पर उत्तर का सबसे समृद्ध शहर माना जाता है। जहां तक होंगे सिटी जैसे सुदूर स्थान की बात है तो इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और कई लोग तो ये भी सोचते हैं कि सिल्वर पाइन सिटी बक किंगडम का सबसे उत्तरी शहर है। सिल्वर पाइन सिटी के पूर्व में थंडर माउंटेन नामक एक अंतहीन पर्वत श्रृंखला है। थंडर माउंटेन उत्तर से आने वाली कठोर जलवायु को रोकते हैं, जिससे बक किंगडम के मध्य क्षेत्र की जलवायु उत्तर की तुलना में बहुत बेहतर हो जाती है। बेशक उत्तर की जलवायु भी इसी वजह से है बहुत खराब। एक बार मौसम खराब हो जाए तो लोग कम हो जाएंगे। जब लोग कम होंगे तो पर्यावरण में सुधार नहीं होगा और मौसम और भी खराब हो जाएगा। यही एक कारण है कि उत्तर बहुत बंजर है। हालांकि सिल्वर पाइन सिटी का स्थान थंडर माउंटेन रेंज से अभी भी कुछ दूरी पर है। जब झांग फैंग उस समय सिल्वर पाइन सिटी गया था तो वह थंडर माउंटेन रेंज से नीचे नहीं गया था, इसलिए उसने इसे नहीं देखा। झांग फैंग ने जो सड़क ली वह सिल्वर पाइन सिटी के पश्चिम में थी। पूर्व में खड़ी थंडर पर्वतमाला के बराबर सिल्वर पाइन सिटी के पश्चिम की ओर का स्थान अधिक विशाल है। यहाँ भूमि, सड़कें और जलमार्ग दोनों हैं। सेनलुओ नदी, इसलिए लगभग सभी व्यवसायी जो व्यापार करते हैं यहाँ से जाते हैं। सिल्वर पाइन सिटी से पश्चिम की ओर फायरविंग पर्वत श्रृंखला है और फायरविंग पर्वत श्रृंखला के दूसरी ओर लोयान साम्राज्य है। इसलिए यदि आप बक किंगडम के सुदूर उत्तर में जाना चाहते हैं, जैसे कि होंगे सिटी, तो चाहे आप पानी से जाएं या जमीन से, सिल्वर पाइन सिटी एक अपरिहार्य शहर है। ऐसा लगता है कि सिल्वर पाइन सिटी का स्थान काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन अत्यधिक बंजर होने के कारण इसे हमेशा नजरअंदाज किया गया है। इसके अलावा सिल्वर पाइन सिटी के उत्तर में कोई अन्य देश नहीं है, केवल एक सनसेट पर्वत श्रृंखला है। इसलिए न तो राजा और न ही रईस सिल्वर पाइन सिटी पर ज्यादा ध्यान देते हैं। हालांकि सिर्फ इसलिए कि अन्य लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते, इसका मतलब यह नहीं है कि झांग फैंग इसे गंभीरता से नहीं लेते। यदि आप अपने खुद की रेड लीफ सिटी में जाना चाहते हैं तो यिनसोंग सिटी ही एकमात्र जगह है। झांग फैंग को पूरा भरोसा है कि भविष्य में एक निश्चित समय में रेड लीफ सिटी एक ऐसी जगह बन जाएगी जहां बहुत से लोग आएंगे। फिर सिल्वर पाइन सिटी झांग फैंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और कुछ नहीं कहना है, बस इतना कहना है कि इतने सारे लोग यिन पाइन सिटी से गुजरते हैं, जब तक कि जो लोग इसे थोड़ा समझते हैं वे निश्चित रूप से बहुत पैसा कमा सकते हैं। बेशक ये गौण है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सिल्वर पाइन सिटी बाहरी दुनिया के लिए एक अवरोध और एक खिड़की है। आखिरकार होंगे शहर का स्थान अपेक्षाकृत दूरस्थ है। यदि वो सिल्वर पाइन सिटी पर नियंत्रण कर लेता है तो झांग फैंग तुरंत जान सकता है कि बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है। इसलिए इस सिल्वर पाइन सिटी में झांग फैंग हार नहीं मान सकता था। हालांकि यह जगह वास्तव में झांग फैंग की है, लेकिन झांग फैंग को जो चाहिए उसे उचित ठहराना होगा। अन्यथा जब वो सिल्वर पाइन सिटी को पैसा कमाते हुए देखेगा तो अन्य बड़े रईस ईर्ष्या करेंगे, और अगर वे पाई का एक टुकड़ा प्राप्त करना चाहते हैं तो यह अधिक परेशानी भरा होगा। झांग फैंग को परेशानी से नफरत है। झांग फैंग ने एक पेंसिल निकाली, जल्दी से मानचित्र पर सिल्वर पाइन सिटी का स्थान ढूंढा और एक रेखा खींच दी। ये लाइन थंडर पर्वत से शुरू होती है, सिल्वर पाइन से होकर गुजरती है और फायरविंग पर्वत पर समाप्त होती है। पेंटिंग करने के बाद झांग फैंग ने राजा की ओर कुछ शर्मिंदगी से देखा। आप ये हैं? नक्शे पर सीधी काली रेखा को देखकर राजा को झांग फैंग की चाल समझ में नहीं आई। झांग फैंग को कौन सा क्षेत्र चाहिए था? जब तक वो किसी स्थान की ओर इशारा करता था या किसी अनुमानित स्थान पर घेरा बना देता था,
राजा स्थानीय रईसों के वितरण का निर्धारण कर सकता था और वास्तविक स्थिति को मिलाकर गैर स्वामित्व वाले क्षेत्र को ढूंढ सकता था और उसे झांगफैंग के लिए विभाजित कर सकता था। यहाँ तक कि यदि कोई स्वामी भी हो तो जब तक वो ड्यूक का क्षेत्र है, राजा अपनी इच्छानुसार उसमें परिवर्तन कर सकता है, बस इसके लिए थोड़ा अधिक प्रयास करना पड़ता है। लेकिन झांगफैंग की रेखा खींचने की चाल राजा को वास्तव में समझ में नहीं आई। आहम महामहिम राजा, झांगफैंग थोड़ा अजीब है। अगर कोई झांगफैंग को जानता है तो शायद वह इसे देखकर दंग रह जाए। झांगफैंग हमेशा से ही मोटी चमड़ी वाला रहा है, उसे देखकर कब शर्म आएगी? आप ये बात साहसपूर्वक कहें। राजे ने उदासीनता से अपना हाथ हिलाया। पूरा बक किंगडम उसका क्षेत्र है। जब तक झांगफैंग को जो क्षेत्र चाहिए वो बक किंगडम में है, तब तक ऐसा कुछ भी नहीं है जो वह न दे सके। दक्षिण में कच्चा लोहा शहर को छोड़कर ब्रैकेट। महाराज, मेरा मतलब है, यदि संभव हो तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस रेखा के उत्तर के क्षेत्र को मेरे क्षेत्र में विभाजित कर सकते हैं। महामहिम राजा, दोनों पक्षों में अचानक एक अजीब सी खामोशी छा गई। झांगफैंग बहुत शर्मिंदा था। क्या उसने सोचा था कि वह थोड़ा बड़ा हो गया है? अगर यह वाकई काम नहीं करता है तो सबसे पहले सिल्वर पाइन सिटी को नीचे ले आओ। अगर आप कुछ छोटे शहरों के साथ तालमेल बिठा सकते हैं तो ये सबसे अच्छा होगा। झांगफैंग ने मन ही मन सोचा। दूसरी ओर राजा थोड़ा अजीब लग रहा था। सच कहूं तो जब झांगफैंग ने अभी अपना मुंह खोला तो वो सचमुच चौंक गया, क्योंकि इस रेखा के उत्तर में स्थित स्थान छोटा नहीं है, बल्कि एक ड्यूक की जागीर से भी बड़ा है। आपको पता होना चाहिए कि बक किंगडम में ड्यूक की संख्या कम है। अधिकांश ड्यूक के पास केवल उपाधियां होती हैं और उनके पास ज्यादा क्षेत्र नहीं होता। इतने बड़े क्षेत्र वाले बहुत कम ड्यूक होते हैं। राजा ने कुछ देर सोचा। ऐसा लगता है कि किसी ड्यूक का क्षेत्र इतना बड़ा नहीं हो सकता। नहीं, ओरान के ग्रैंड ड्यूक का क्षेत्र इतना बड़ा नहीं है। राजा अवचेतन रूप से मना करना चाहता था। ये पूरी तरह से एक सहज प्रतिक्रिया थी। राजा भी सोच रहा था, ये झांगफैंग इतना बड़ा क्षेत्र चाहता है, क्या वह कुछ गलत करना चाहता है? शुक्र है, उसने सचमुच अपना मुंह खोला, लेकिन जैसे ही वह मना करने वाला था, राजा ने तुरंत रोक दिया, क्योंकि उसने सिर्फ जगह के आकार को देखा और झांगफैंग की बात को नजरअंदाज कर दिया। इस रेखा के उत्तर में राजा एक पल के लिए असमंजस में पड़ गया। उत्तर में और कौन सा शहर है? हागे शहर के अलावा और क्या है? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? नक्शे पर करीब से नजर डालने पर अचानक वे 4 बड़े अक्षर नजर आए, बंजर भूमि। ओह, ये तो सबसे उत्तरी बंजर भूमि निकली। कोई बात नहीं। तो राजा ने अजीब भाव से कहा, काउंट झांगफैंग, क्या आप निश्चित हैं? आप इस बंजर भूमि को चाहते हैं? ओह नहीं, ये सुदूर उत्तरी भूमि आपका क्षेत्र है? यदि महाराज आपको अनुमति दें तो। झांगफैंग का स्वर थोड़ा आशंकित था। वो ये भी जानता था कि वो कुछ ज्यादा ही चाहता था, लेकिन कोई रास्ता नहीं है। जैसे ही वह नक्शा देखता है, उंगली आज्ञा का पालन नहीं करती। वो अभी भी सोच रहा है और उंगली पहले ही खींची जा चुकी है। ये लहर उंगली का बर्तन है। क्या आप जानते हैं कि सुदूर उत्तर में क्या हो रहा है? राजा ने पूछा। मुझे पता है, आखिरकार मेरा लाल पत्ती शहर भी वहीं है। झांगफैंग ने सिर हिलाया। दरअसल झांगफैंग के अनुसार क्या वहाँ का मौसम थोड़ा कठोर नहीं है? कम लोग हैं और कम जमीन है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? झांगफैंग के अनुसार इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ये बस थोड़ा अधिक परेशानी भरा है। झांगफैंग मुसीबत से नहीं डरता, लेकिन ये केवल झांगफैंग की अपनी राय है। और राजा की नज़र में सुदूर उत्तर एक ऐसा स्थान है जहाँ कुछ भी नहीं उगता। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जन्म से लेकर आज तक वे कभी भी सुदूर उत्तर में नहीं गए हैं। राजा जिस सबसे उत्तरी स्थान पर गए हैं वो सिल्वर पाइन सिटी है। उसने अनगिनत रईसों को पुरस्कृत किया है, लेकिन झांगफैंग सुदूर उत्तर में एक शहर का नाम बताने वाला पहला व्यक्ति है। हालांकि वह पूरा सुदूर उत्तर चाहता है, लेकिन राजा के दृष्टिकोण से
इसमें कोई अंतर नहीं है। उनके अनुसार भूमि प्राकृतिक रूप से अच्छी है, लेकिन बंजर भूमि अच्छी नहीं है। उन्होंने तो ये भी सोचा कि ऐसी जगह पर एक छोटा सा रईस बनकर रहना राजधानी में आकर व्यापार करने से बेहतर होगा। वास्तव में ऐसा ही था। आध्यात्मिक पहलू से इत्र राजधानी में व्यवसायी होना दूरदराज के क्षेत्र में कुलीन व्यक्ति होने की तुलना में कहीं अधिक आरामदायक है। कम से कम भौतिक चीजों की तो कमी नहीं है। दूरदराज के इलाकों में अगर आपके पास सोने के सिक्के हैं तो आप निश्चित रूप से बहुत सी चीजें खरीद सकते हैं। और हाँ, वहाँ सोने के सिक्के नहीं हैं। शायद राजधानी में एक व्यवसाय के लिए 1 साल की कड़ी मेहनत 1 महीने के बराबर भी नहीं है। नहीं, आधे महीने का कारोबार। बेशक, यदि आप कहते हैं कि आपको शहर का राजा बनना पसंद है और शहर का राजा बनकर आप खुश होंगे, तो आप कुछ और कहेंगे। सुदूर उत्तरी क्षेत्र के प्रति राजा की अप्रसन्नता का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण कराधान था। जो स्वामी उसे हर साल अधिक कर देता है, वो स्वाभाविक रूप से इस स्वामी से प्रभावित होता है। सुदूर उत्तरी क्षेत्र में तो कई वर्षों से कोई कर नहीं लगाया गया है। बहुत समय पहले राजा को गलती से पता चला कि सुदूर उत्तर में एक छोटे से शहर में बड़ी संख्या में लोग भूख से मर रहे हैं, और उसने सुदूर उत्तर में प्रमुख शहरों को 1 वर्ष के लिए कर से मुक्त कर दिया, और लोगों ने राजा की और भी अधिक प्रशंसा की। और यह छूट अब तक जारी है। राजा ने इसका उल्लेख नहीं किया और कोई भी भुगतान करने नहीं आया। आखिर कोई कर अधिकारी कर वसूलता नहीं था। अगर वे कर चुकाने राजधानी आते तो अनुमान है कि उनके द्वारा चुकाया गया कर यात्रा व्यय के लिए पर्याप्त नहीं होता। राजा ने उस सोने के सिक्के को भी तुच्छ समझा। राजा को लगा कि इस सोने के सिक्के की तुलना में प्रसिद्धि अधिक महत्वपूर्ण है। जहां तक ये कहने का सवाल है कि झांग फैंग विद्रोह करना चाहता है, राजा ने अपना सिर हिलाया। ये और भी बकवास है। ये जगह उसे 10 साल दिए गए 10,000 कुलीन सैनिकों को प्रशिक्षित कर सकती है। राजा ने उसे ज्यादा आंका। ये बहुत अच्छा होगा अगर ज्यादातर लोग भूख से न मरें। पहली रिलीज www X81ZW X81ZW। राजा को तो यहाँ तक लगा कि अगर उसने वाकई यह जगह झांग फैंग को दे दी, तो कुछ सालों में झांग फैंग इसे खुद को वापस करने की पहल जरूर करेगा। आखिरकार, अगर किसी राजा का इलाका भूख से मर गया हो और उसका समाधान नहीं हो पाया हो, तो ये राजा एक गड़बड़ हो जाएगा। कितना अपमानजनक। हालांकि आप पहले से ही वहाँ की स्थिति जानते हैं, फिर भी मुझे आपको याद दिलाना है कि सुदूर उत्तर अन्य स्थानों से अलग है। आप वास्तव में होंगे शहर को संचालित करने और बनाने में बहुत सक्षम हैं, जो आपकी क्षमता से संबंधित है और आपसे भी। यह आपके भाग्य से संबंधित है और दोनों अपरिहार्य हैं। लेकिन अगर आप पूरे उत्तरी देश के स्वामी बन जाते हैं, तो स्थिति पूरी तरह से अलग होगी। उत्तरी भूमि ऐसी चीज नहीं है जिसकी तुलना आपके छोटे लाल पत्ते वाले शहर से की जा सके। 8-1 जोंगवे 1 ऊ काई 8-1 Z.co राजा ने तीखी आवाज में चेतावनी दी। मुझे कहना होगा कि एक राजा के रूप में वह झांग फैंग के लिए वास्तव में अच्छा है। अगर उसे युवा होने पर झांग फैंग से बात करने का खाली समय मिलता, तो वह या तो सहमत होता या मना कर देता। वो कभी भी बकवास नहीं करता। चिंता मत कीजिए महाराज, मुझे चुनौतीपूर्ण चीजें पसंद हैं। झांग फैंग राजा की बातों से भयभीत नहीं हुआ। आखिरकार वह होंगे शहर से आया था। क्या वह नहीं जानता था कि वहाँ क्या चल रहा था? चूंकि मामला ऐसा है, तो आपके लिए सुदूर उत्तर के पूरे क्षेत्र को विभाजित करना असंभव नहीं है। बस। राजा का चेहरा थोड़ा शर्मिंदा था। महाराज, क्या? झांग फैंग को उम्मीद नहीं थी कि राजा उसे जाने देगा। हालांकि वो अंत में सफल नहीं हो सकता था, फिर भी उसे इसके लिए लड़ना पड़ा। बात बस इतनी है कि हालांकि मैं आपके लिए सुदूर उत्तरी भूमि को विभाजित कर सकता हूँ, ये स्थान वास्तव में उस सबसे बड़े क्षेत्र से अधिक है जो एक मार्क्विस के पास हो सकता है। बक किंगडम में कई रईस हैं और कई रईसों के पास जागीरें भी हैं। ये जनता को आश्वस्त नहीं करता है। राजा की बात भी सत्य है। यदि वो सहमत भी हो जाते तो भी कुलीन लोग सहमत नहीं होते।
राजा भले ही देश का स्वामी होता है, लेकिन वह देश आखिर एक प्रभुतापूर्ण देश है। उसे अन्य कुलीनों की राय भी सुननी पड़ती है, कम से कम बड़े कुलीनों की राय तो राजा को सुननी ही पड़ती है। यहाँ तक कि बड़े पैमाने पर अगर झांग फैंग एक अपवाद बनाता है, तो निश्चित रूप से भविष्य में विभिन्न कारणों से क्षेत्रीय विलय की स्थिति होगी। जब तक इसे बल से दबाया नहीं जाता है, राजा के पास इसे रोकने का कोई तरीका नहीं है। आखिरकार उसने सिर खोला। ये सोचते ही राजा को तुरंत लगा कि यह तो असंभव है। भले ही यह अत्यंत उत्तरी भूमि एक त्यागने योग्य स्थान हो, लेकिन वो इसे झांग फैंग को नहीं दे सकता। राजा की बातें सुनने के बाद झांग फैंग गहरी सोच में पड़ गया। राजा सही था, झांग फैंग को इतना बड़ा क्षेत्र देने से निश्चित रूप से अन्य रईस असंतुष्ट होंगे। एक कहावत है कि अच्छाई थोड़े से कष्ट से नहीं बल्कि असमानता से कष्ट से पीड़ित होती है। वे कुलीन वर्ग जो लंबे समय से शराब के नशे में धुत हैं, वे ये जानना नहीं चाहते कि सुदूर उत्तर में किस तरह की जगह है। वे केवल इतना जानते हैं कि राजा ने झांग फैंग को उसके खिताब से बढ़कर एक क्षेत्र देने के लिए एक अपवाद बनाया था। राजा झांग फैंग को पुरस्कृत कर सकता है और स्वाभाविक रूप से वो उन्हें भी पुरस्कृत कर सकता है और उन्हें इसके लिए लड़ना होगा। अगर राजा राजी न हुआ तो क्या होगा? फिर अपने आप कोई रास्ता सोचो। वैसे भी उन्हें इतनी बड़ी जगह चाहिए ही होगी, नहीं तो वे सब माक्विस हैं। तुम्हारा इलाका मेरे ड्यूक से बड़ा क्यों है? तुम मुझे ड्यूक को भविष्य में बक किंगडम में पैर जमाने कैसे दे सकते हो? बेशक www.mtlnovel.com सभी महानुभाव नहीं समझते, कुछ नहीं समझते। वास्तव में ऐसे और भी लोग हैं जो समझते हैं, लेकिन वे न समझने का नाटक करेंगे। आखिरकार रोते हुए बच्चों को भी दूध पीना है। झांग फैंग को तुरंत समझ में आ गया कि वो इतना बड़ा क्षेत्र हासिल करना चाहता था। कोई समस्या नहीं थी, लेकिन आधार दो बाधाओं को दूर करना था, एक राजा के लिए और एक रईसों के लिए। पहला विकल्प आशाजनक लग रहा है, जबकि दूसरा विकल्प। झांग फैंग को अचानक एक विचार आया। महाराज, आपने कहा था यदि आप ये सुदूर उत्तर की भूमि अन्य कुलीनों को दे देंगे, तो क्या वे कुलीन इसे चाहेंगे? झांग फैंग की बातें सुनकर राजा ने बिना सोचे समझे कहा, बिल्कुल नहीं। आखिरकार वे मूर्ख नहीं हैं। उनके लिए सुदूर उत्तर न केवल कोई कर बढ़ाने में असमर्थ है, बल्कि यह एक भारी बोझ भी है। यदि आपको वास्तव में इसे स्वीकार करना है, तो उनके लिए नीचे खींचना बहुत संभव है। राजा ने ये भी कहना चाहा कि अगर वह राजा न होता, तो वह सुदूर उत्तर को दूसरों को बेच देता। अगर कुछ और नहीं, तो कम से कम वार्षिक कर राजस्व में कमी नहीं आएगी और खाते बहुत बेहतर दिखेंगे। आखिरकार सुदूर उत्तर ही वह क्षेत्र है जिसका वर्षों से औसत निकाला जाता रहा है। फिर आप उन्हें सुदूर उत्तर की जमीन दे सकते हैं। अगर वे इसे नहीं चाहते, तो मैं इसे अपने कब्जे में ले लूंगा। झांग फैंग एक छोटी लोमड़ी की तरह मुस्कुराया। झांग फैंग, राजा तुम्हें क्यों ढूंढ रहा है? वापस आते समय माहू एर ने उत्सुकता से पूछा। झांग फैंग ने बाईं और दाईं ओर देखा और यह पुष्टि करने के बाद कि वहां कोई नहीं है, उसने हु एरनियांग से फुसफुसाकर कहा, राजा को हमारा रेडलीफ स्टीम 1 चाहिए। तो फिर आप सहमत हो गए? हु एरनियांग को आश्चर्य हुआ। अगर उनकी कारें खत्म हो गईं, तो वापसी का रास्ता मुश्किल हो जाएगा। वह तो बस यही चाहता था, पर उसने अभी तक यह नहीं कहा। झांग फैंग ने अपना सिर हिलाया। अगर राजा बोले तो क्या होगा? नहीं। थोड़ी देर चुप रहने के बाद माहू एर ने धीमे स्वर में कहा, मुझे पता था कि तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा और मैं अब भी तुम्हारे बारे में चिंतित हूँ। हाँ, लेकिन कार के अलावा और भी चीजें हैं। झांग फैंग ने भी इसे नहीं छिपाया तथा किसी के विद्रोह करने की कोशिश करने तथा झांग फैंग को मिलने वाले इनाम के बारे में सब कुछ बता दिया। वाह, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि आप भविष्य में सुदूर उत्तर में राजा होंगे? लेडी फॉक्स एयर थोड़ा हैरान हुई। यद्यपि सुदूर उत्तर का स्थान दूरस्थ है और भूमि बंजर है, फिर भी इतनी बड़ी जगह है। यदि आप वास्तव में मिट्टी के सम्राट बन सकते हैं, तो इसके बारे में सोचना बहुत ही भावुक होगा।
जहां तक इस बात का सवाल है कि इतने बड़े चेसिस और इतनी बड़ी आबादी का प्रबंधन कैसे किया जाए, हु इरनियांग ने इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। हु इरनियांग के विचार में यह कोई समस्या नहीं है ना झांग फैंग? यदि आप राजा हैं तो मैं दूसरा राजा बनूंगा, लेकिन अभी कैरोलिन है तो मैं अनिच्छा से तीसरा राजा बनूंगा। एमी, ये चौथा राजा है। झांग फैंग थोड़ा अवाक था। 8 पात्रों का अभी तक उल्लेख नहीं किया गया है। हु इरनियांग पहले से ही व्यवस्थित है। ठीक है, ठीक है, 3 राजा। झांग फैंग ने अपना सिर रगड़ा। दोनों के वापस चले जाने के बाद झांग फैंग ने लड़कियों को फिर से मामले के बारे में बताया। सभी को लगता है कि अगर झांग फैंग को ये जागीरें उचित रूप से मिल जाती हैं, तो फायदे नुकसान से ज्यादा होंगे। झांग फैंग भी ऐसा ही सोचता है, लेकिन अब उसने जो कहा उसे नहीं गिना जाता। ये राजा के मतलब पर निर्भर करता है। अगर वो सहमत नहीं होता तो सब कुछ बेकार। दक्षिण में हाल ही में हुए मामलों ने राजा को सिरदर्द में डाल दिया है। झांग फैंग की जागीर की स्थिति के बारे में उन्हें सावधानी से सोचना पड़ता है, और यहाँ तक कि मंत्रियों से इस पर चर्चा करने के लिए भी कहना पड़ता है। राजा ने झांग फैंग से कहा कि वह पहले वापस जाए और समाचार का इंतजार करे। वो व्यक्तिगत रूप से सहमत नहीं था, और झांग फैंग निराश नहीं हुआ। चाहे यह मामला सफल हो या न हो, झांग फैंग को कोई नुकसान नहीं है। वैसे भी मार्क्विस की उपाधि जीतना बाई के लिए कोई नुकसान नहीं है। दोपहर में झांग फैंग कुछ जानवरों के कान के साथ खरीदारी करने चला गया। रेड डाकियांग के साथ नियू जियो नियांग भी आए। पिछले 2 दिनों में होंगे स्टीम 1 बक सिटी का विषय बन गया है। आखिरकार इतने बड़े आदमी का दृश्य प्रभाव बहुत अधिक है। इसे देखने के बाद कई लोग अचंभित हैं, और यहाँ तक कि इसके लिए एक बहुत ही उपयुक्त नाम भी लिया है। उपनाम है मूविंग कैसल। माउस डाकियांग को मूल रूप से झांग फैंग द्वारा होंगे स्टीम नंबर 1 में तैनात करने की व्यवस्था की गई थी। क्योंकि होंगे स्टीम नंबर 1 ने बहुत अधिक ध्यान आकर्षित किया था, लोग हर समय इसे देखने के लिए आते थे। परेशानी से बचने के लिए झांग फैंग ने माउस डाकियांग को होंगे स्टीम नंबर 1 के बाहर रहने का आदेश दिया। एक छोटा सा बाजार बनाया गया था। निश्चित रूप से होंगे नंबर 1 की तुलना में, जो दिखाई तो देता है लेकिन छूना आसान नहीं है, होंगे शहर से लाए गए गैजेट अधिक लोकप्रिय हैं। आखिरकार बिस्कुट जैसी चीजें, भले ही यहाँ कीमत दर्जनों गुना बढ़ गई हो, फिर भी उच्च गुणवत्ता वाली और सस्ती हैं, और लोग हर समय आते जाते रहते हैं। हालांकि आखिरकार ये केवल एक छोटी सी गड़बड़ी है। चूहा डाकियांग ने बाकी की व्यवस्था करने के बाद वह बक सिटी में प्रवेश किया, क्योंकि झांग फैंग ने कहा था कि वो उसे बड़ा व्यापार करने के लिए ले जाएगा। वास्तव में कुछ ओर्क्स थे जो आना चाहते थे। झांग फैंग ने इसके बारे में सोचा और इसे अस्थायी रूप से रोक दिया। आखिरकार वे सभी बहुत चमकदार थे। बक सिटी के अचानक आने से शहर की रक्षा सेना को कुछ परेशानी हो सकती है, और यहाँ तक कि कुछ अनावश्यक परेशानियां भी हो सकती हैं। शहर से बाहर होने पर सभी ने ऑर्क्स को देखा है, और यहाँ तक कि ऑर्क्स के साथ संपर्क भी किया है, और यह जानने के बाद कि उनके स्वभाव वास्तव में काफी अच्छे हैं, वे धीरे धीरे उन्हें स्वीकार कर सकते हैं। शहर के भगवान, ओह नहीं, लॉर्ड मार्क्विस, क्या हम बक सिटी में एक स्टोर खोलने जा रहे हैं? डाकियांग चूहे ने उत्साह से कहा। उन्होंने होंगे शहर में झांग फैंग का अनुसरण किया और बहुत कुछ सीखा, लेकिन आखिरकार होंगे शहर बड़ा नहीं है, और कई चीजें मूल रूप से झांग फैंग द्वारा नियंत्रित की जाती हैं, और उनके अधीनस्थों के पास खेलने के लिए कोई जगह नहीं है। झांग फैंग ने पहले जिन शहरों से गुजरा था, वहां ज्यादा समय तक नहीं रुका था, और चूहा डाकियांग ने सोचा कि उसने अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर झांग फैंग बक सिटी में बड़ा कारोबार करने की योजना बना रहा था, तो चूहा डाकियांग को लगा कि उसके पास ये दायित्व है। साथ ही इस काम को संभालने की क्षमता भी होनी चाहिए। चलो एक दुकान खोलते हैं। मैं फिलहाल जल्दी में नहीं हूँ। आखिरकार दुकान अभी तक खरीदी नहीं गई है। चलो पहले थोड़ा रिसर्च करते हैं कि यहाँ के लोगों को क्या पसंद है। इसके अलावा
कृपया मुझे लॉर्ड सिटी मास्टर कहें। आखिरकार बहुत समय हो गया है, इसलिए यह अधिक सौहार्दपूर्ण है। हाँ, भगवान नगर के स्वामी। चूहा डाकियांग ने सिर हिलाया। कुछ शोध करते हुए झांग फेंग ने उन्हें होंगे शहर में प्रशिक्षित किया था और वह जानता था कि यह कैसे करना है। कुछ जानवरों और माताओं को व्यवसाय की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, या वे इसे नहीं समझते हैं। झांग फेंग ये देखता है, इसलिए वह अब डाकियांग से बात नहीं करता है। आखिरकार इसके बारे में बात करना बेकार है, बस जाकर इसे देखें। बाजार में घूमने के बाद झांग फेंग ने पाया कि उसने जो अन्य शहर देखे थे उनकी तुलना में बाकर सिटी स्पष्ट रूप से कई स्तर ऊपर था। उदाहरण के लिए, सबसे स्पष्ट बात यह है कि बक सिटी में विलासिता की वस्तुएं हैं। सच कहूं तो जब झांग फेंग ने उन परफ्यूम्स को देखा तो वह थोड़ा हैरान हुआ। आखिरकार उन्होंने खुद भी आधिकारिक तौर पर लग्जरी सामानों की बिक्री शुरू नहीं की है। कम से कम उनमें से कुछ को बिकने से पहले खाने पीने की चिंता नहीं है। उदाहरण के लिए, बक सिटी में इत्र का कारोबार, जो 10 साल से भी अधिक समय पहले शुरू हुआ था, हमेशा से ही बहुत लोकप्रिय रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि तकनीकी कारणों से इत्र बनाने वाले लोग बहुत कम हैं। सिर्फ 1 या 2 लोग ही इसे बना पाते हैं। इसलिए इत्र का व्यापार मूलतः एकाधिकार वाला व्यापार है। वाह, यह इत्र कितना सुगंधित है। यह एक छोटी सी दुकान है जिसकी सजावट बहुत ही नाजुक है। कमरे के बीच में एक शेल्फ है जिस पर इत्र की कई बोतलें रखी हुई हैं। हु एर्नियांग ने इत्र की एक बोतल ली जो खुली हुई थी और उसे सूंघते हुए आश्चर्यचकित भाव से देखा। इसे झांग फेंग ने अभी अभी खरीदा था, लेकिन ये तो थोड़ा ज्यादा सुगंधित है। हु एर्नियांग के 2 बार पूछने के बाद उसे अचानक थोड़ा असहज महसूस हुआ। खैर, गुलाब के अलावा कुछ और चीजें भी डाली गई हैं, जो थोड़ी तीखी हैं। झांग फेंग ने सिर हिलाया। यह इस समय सबसे महंगा इत्र है जो वह खरीद सकता है, और इसकी एक बोतल की कीमत 10 स्वर्ण सिक्के है। इस बोतल की मात्रा बहुत कम है। इसमें लकड़ी से नक्काशी की गई एक छोटी बोतल का उपयोग किया गया है। यह अति सुंदर नहीं है, लेकिन इस पर कुछ पैटर्न बहुत पहचानने योग्य हैं। जब झांग फेंग ने ये कीमत देखी तो वो थोड़ा अवाक रह गया। झांग फेंग के अनुसार इत्र की यह बोतल एक बहुत ही साधारण और बहुत ही साधारण चीज है। अनुमान है कि 2 बार इस्तेमाल करने के बाद ये खत्म हो जाएगी। झांग फेंग को तो यहाँ तक लगता है कि अगर वह कुछ पंखुड़ियाँ ढूंढकर इसे तोड़ दे, तो यह इससे भी ज्यादा खुशबूदार होगी। कम से कम तीखी तो नहीं। बस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई 10 सोने के सिक्के मांगने की? हालांकि इसके बारे में जानने के बाद झांग फेंग ने पाया कि कुछ काली प्रौद्योगिकियां हैं। इसके इतने महंगे बिकने का कारण इसकी खुशबू नहीं, बल्कि इसका टिकाऊपन है। क्योंकि इत्र की यह बोतल पूरे 1 सप्ताह तक खुशबू बरकरार रख सकती है। 1 सप्ताह? जब झांग फेंग ने ये जानकारी सुनी तो वो अवाक रह गया। यह 1 हफ्ते के लिए चला गया है, या फिर बदल भी गया है? क्या यह ऐसी बात है जिस पर आपको गर्व हो सकता है? ध्यान दें, इसका मतलब खुलने के 1 सप्ताह बाद नहीं, बल्कि उत्पादन के 1 सप्ताह बाद है। कभी कभी किसी कारणवश इत्र तैयार होने और पैकिंग होने के बाद शेल्फ पर रखे जाने के बाद 2 या 3 दिन बीत जाते हैं, और जब ग्राहक उसे खरीदना चाहता है तो शेल्फ लाइफ केवल 3 या 4 दिन ही बची होती है। फिर भी ये सुगंध हमेशा से बहुत लोकप्रिय रही है, और कभी कभी तो इसकी आपूर्ति भी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसकी टिकने की क्षमता अच्छी नहीं है, और अन्य तो और भी कम अच्छे हैं। इसको छोड़कर अन्य सुगंधों को 3 या 4 दिनों तक रखा जा सकता है, जो पहले से ही बहुत शक्तिशाली है, और कई तो केवल 1 या 2 दिन पुरानी होती हैं। झांग फेंग ने पहले कहा था कि बस कुछ पंखुड़ियां ढूंढो और उन्हें तोड़ दो, लेकिन वो बस इसके बारे में बात कर रहा था, लेकिन उसे संदेह था कि इन लोगों ने बस यही किया था। यही कारण है कि झांग फेंग ने अन्य शहरों में इत्र नहीं देखा, क्योंकि यह वितरित होने से पहले खराब हो गया था। कुछ लोगों ने इसे पहले भी आजमाया है और विभिन्न तरीकों की कोशिश की है, लेकिन कुछ बड़े नुकसान के बाद किसी ने इत्र बनाने की हिम्मत नहीं की।
शिपिंग रीसेलिंग व्यवसाय भी। झांग फैंग ने देखा कि हु इरनियांग थोड़ा प्यार में था। वो मुस्कुराया और कहा, मैं तुम्हें बाद में एक बेहतर बोतल दूंगा। वास्तव में? हु इरनियांग हैरान दिखी। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि यह अच्छा है या नहीं। जब तक ये झांग फैंग द्वारा दिया गया था, उन्हें ये पसंद आया। बेशक, यह अच्छा होगा यदि यह अधिक सुगंधित हो, लंबे समय तक चले और इतना तीखा न हो। क्या हमारे बक किंगडम में इन्नाज रोज से बेहतर इत्र इत्र है? अचानक पीछे से एक संदिग्ध आवाज आई। झांग फैंग ने पलटकर देखा तो हल्के हरे रंग के कपड़े पहने एक युवा लड़की उसे संदेह भरी नजरों से देख रही थी। थोड़ी देर तक देखने के बाद झांग फैंग को समझ में आ गया कि यह महिला या तो अमीर है या फिर महंगी। आखिरकार, जो कोई चमकीले रंग के कपड़े पहन सकता है, वह अपने आप में ताकत का प्रतीक है। शायद झांग फैंग उसके साथ बहस नहीं करना चाहता था, नहीं यह आवश्यक था। लड़की ने चेहरे पर संदेह के भाव से झांग फैंग को देखा। असंभव, इन्नाज रोज पूरे बक किंगडम में सबसे अच्छा इत्र है, इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। एक आत्मविश्वास भरी आवाज सुनाई दी। घर के अंदर एक लंबी बैंगनी पोशाक पहने एक महिला बाहर आई। वह बहुत बूढ़ी नहीं दिखती, लगभग 21 या 2 साल की। वह लंबी है और उसका चेहरा नाजुक है। उसका चेहरा सपाट है, लेकिन झांग फैंग उसके चेहरे पर अस्पष्ट आत्मविश्वास देख सकता है। वह बहुत आत्मविश्वासी महिला है और उनकी पृष्ठभूमि भी बहुत अच्छी है। उसके शरीर पर बैंगनी रंग के कपड़ों के कारण झांग फैंग ने इसे केवल कुछ लोगों पर ही देखा है, जैसे कि राजा और रानी। चूंकि इस दुनिया में कोई रासायनिक संश्लेषण नहीं है, इसलिए रंगों को केवल प्राकृतिक पदार्थों से ही निकाला जा सकता है। बैंगनी रंग निकालने के लिए एक दुर्लभ और विशेष शंख का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। रंगाई करने वालों को शंख के बेकर को खटखटाना पड़ता है, बैंगनी रंगद्रव्य को स्रावित करने वाले बलगम को निकालना पड़ता है, और फिर बलगम को कुछ समय के लिए धूप में रखना पड़ता है, अन्यथा ये रंग को बहुत जल्दी या बहुत देर से प्रभावित करेगा, और कई रंगाई करने वाले इस अंतिम चरण में हार जाते हैं। किसी ने एक बार गणना की थी कि बैंगनी वस्त्र के लिए 300,000 विशेष शंखों की आवश्यकता होगी। ये त्रुटि रहित है। अतः बक राज्य में राजा ने यह निर्धारित नहीं किया था कि लोगों को किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए, बल्कि केवल शाही परिवार ही बैंगनी रंग के कपड़े पहनता था। ऐसा नहीं है कि लोग इसे पहनने की हिम्मत नहीं करते, बल्कि ऐसा है कि वे इसे खरीदने में सक्षम नहीं हैं। इस बैंगनी कपड़े वाली महिला को देखकर झांग फैंग को लगा कि दूसरी पार्टी या तो शाही परिवार की सदस्य है या फिर शाही परिवार के किसी सदस्य के साथ उसके अच्छे संबंध हैं। झांग फैंग उसकी बातों पर मुस्कुराए, लेकिन सवाल का जवाब नहीं दिया, क्योंकि इस पर बहस करना अनावश्यक था। हु इरनियांग थोड़ी नाखुश थी। उसने माना कि परफ्यूम बुरा नहीं था, लेकिन चूंकि झांग फैंग ने कहा था कि इससे बेहतर कुछ है, तो कुछ बेहतर था, क्योंकि झांग फैंग ने उसे कभी निराश नहीं किया था। मूल रूप से वो अवचेतन रूप से खंडन करना चाहती थी, लेकिन झांग फैंग की पिछली चेतावनी के बारे में सोचते हुए, और क्योंकि झांग फैंग ने कोई इत्र नहीं निकाला था, उसने तुरंत बैंगनी महिला को गुस्से से देखा। हालांकि झांग फैंग और अन्य लोगों ने खंडन नहीं किया, लेकिन बैंगनी वस्त्र वाली महिला को दूसरे पक्ष के अविश्वास का आभास हो गया था, इसलिए उसने बोलना जारी रखा। अन्ना रोज की प्रत्येक बोतल 3 परफ्यूमर्स द्वारा दर्जनों प्रक्रियाओं के बाद बनाई जाती है, और इसे बनाने में 5 दिन लगते हैं, जो बक किंगडम में अद्वितीय है। ऐसा कोई परफ्यूम नहीं है जो ऐसा करने की हिम्मत कर सके। बेशक, वे बस ऐसा करना चाहते हैं और कर नहीं पाते। इसलिए मैं कहता हूँ कि अन्ना रोज बक किंगडम में सबसे अच्छा परफ्यूम है। बैंगनी वस्त्र पहने महिला का स्वर थोड़ा उत्तेजित था, और उसकी आवाज पूरे हॉल में फैल गई। 3 परफ्यूमर, दर्जनों प्रक्रियाएं जिनमें 5 दिन लगे। ये संज्ञाएं सुनकर झांग फैंग को अजीब लगा। क्या बस इतना ही? इतना सरल? आप बहुत ईमानदार हैं। मूल रूप से झांग फैंग ने सोचा था कि 10 सोने के सिक्के बहुत महंगे नहीं थे, लेकिन जब उसने ये कहा, तो झांग फैंग को तुरंत लगा कि यह महंगा था।
हालांकि झांग फैंग और उनकी पार्टी के अलावा यहाँ अन्य मेहमान भी थे। महिला की बातें सुनकर वे सभी आश्चर्यचकित हो गए। वे जानते हैं कि अन्नाज रोज एक अच्छा इत्र है, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि इसका निर्माण इतना जटिल होगा। कोई आश्चर्य नहीं कि इसकी कीमत 10 स्वर्ण मुद्राएं हैं। लेकिन बैंगनी कपड़े वाली महिला को देखकर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो आगे आकर बात करे। इस रंग के कपड़े पहनने वाले 80% लोग शाही परिवार के सदस्य हैं और ज्यादातर लोगों को उन्हें छूना नहीं चाहिए। क्या आप मेरी पत्नी के लिए एक बोतल खरीदना चाहेंगे? झांग फैंग से कुछ ही दूरी पर एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने, जो अभिजात वर्ग की पोशाक पहने हुए था, कुछ फुसफुसाया। झांग फैंग और बैंगनी रंग की महिला ने अवचेतन रूप से देखा। इसे भूल जाओ, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो ज्यादा हिरन का मांस खरीदना बेहतर है। इस साल खाद्य पदार्थों की कीमतें थोड़ी ज्यादा हैं, इसलिए तुम्हें कुछ तैयारी करनी होगी। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अंततः एक चांदी का सिक्का खर्च करके सबसे सस्ती इत्र की एक बोतल खरीदी। अनुमान है कि यह सबसे सस्ता परफ्यूम सिर्फ इसी दिन चलेगा और अगले दिन इसकी महक बदल सकती है, लेकिन फिर भी उस आदमी ने इसे खरीद लिया। आखिरकार उसने अपनी पत्नी को आखिरी बार परफ्यूम 2 महीने पहले ही दिया था। आदमी को जाते देख बैंगनी वस्त्र पहने महिला थोड़ी शर्मिंदा दिखी। दूसरे पक्ष ने इत्र तो खरीदा, लेकिन उसने सबसे महंगा इत्र नहीं खरीदा। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि खुशबू अच्छी नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि यह अच्छा है। द कियांग रैट, तुम इस व्यक्ति के बारे में क्या सोचते हो जो अन्ना का गुलाब खरीदने की क्षमता रखता है, लेकिन उसने इसे नहीं खरीदा? झांग फैंग मुस्कुराया और चूहे डाकियांग से कहा, अधीनस्थ मूर्ख हैं। चूहा डाकियांग ने अपने सिर को छुआ, यह नहीं जानते हुए कि झांग फैंग का क्या मतलब था। बैंगनी महिला ने भी कुछ संदेह के साथ झांग फैंग को देखा। मुझे लगा कि वो इसे इसके लायक नहीं समझता था। क्या? इसके लायक नहीं है। बैंगनी वस्त्र पहने महिला का चेहरा तुरंत बदसूरत हो गया। झांग फैंग को महिला के चेहरे की परवाह नहीं थी। www.mtlnovel.com, उसने पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपके पास कुल कितने परफ्यूमर्स हैं? जाहिर है, यह महिला यहाँ बॉस है। 120 लोग। महिला को नहीं पता कि दूसरे पक्ष ने ऐसा क्यों पूछा, लेकिन उसने उत्तर दिया कि यह कोई गुप्त बात नहीं थी। उसने अभी बोलना समाप्त ही किया था कि एक और अतिथि दरवाजे पर आया। यह एक जोड़ा है जिसके पीछे कुछ नौकर हैं। कपड़े बक सिटी से अलग हैं, इसलिए उन्हें दूसरे शहर से आना चाहिए था। झांग फैंग ने अपना गला साफ किया और कहा, हमारे अन्ना के गुलाब की प्रत्येक बोतल कुल 120 इत्र मास्टर्स द्वारा बनाई जाती है। 400 प्रक्रियाओं के बाद इसे बनाने में 1 महीने से अधिक समय लगता है और इसकी कीमत केवल 10 सोने के सिक्कों की होती है। पहली रिलीज www.x81ZW X81ZW। झांग फैंग की बात पूरी होने से पहले ही दंपति का पति चौंक गया। हे भगवान, मैंने बहुत समय से सुना है कि राजधानी में इत्र अद्वितीय है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना शक्तिशाली होगा। इत्र की एक बोतल बनाने वाले लोग लगभग हमारे नौकरों के समान ही हैं। मैं एक बोतल खरीदना चाहता हूँ, नहीं, दर्जनों खरीदना चाहता हूँ। बोतल वापस ले जाओ और उन्हें दिखाओ कि वांगडू में इत्र कैसा दिखता है। एक बोतल केवल 10 सोने के सिक्कों की है। चलो, दूसरे पक्ष ने सीधे झांग फैंग के सामने सिक्कों का एक बैग रख दिया। चूहा डाकियांग और हरे और बैंगनी रंग के कपड़े पहने महिलाएं तुरंत दंग रह गईं। ये देखने के बाद कि मेहमानों ने अन्नाज रोज की 10 बोतलें खरीद ली हैं, वे संतुष्ट होकर चले गए और हर कोई थोड़ा सुस्त था। मेरा मन इस प्रश्न से भरा है कि क्या ये ठीक है? मैंने उसे धोखा नहीं दिया। मैंने सिर्फ बयान बदल दिया और थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण बयानबाजी का इस्तेमाल किया और परिणाम पिछले वाले के बिल्कुल विपरीत था। बेशक, ये देखा जा सकता है कि इस अतिथि के वित्तीय संसाधन अधिक मजबूत हैं। झांग फैंग ने रैट डाकियांग से बात की। चूहा डाकियांग के बारे में झांग फैंग को लगा कि वो अभी भी व्यवसाय में बहुत प्रतिभाशाली है और वो ऐसा करने के लिए पैदा हुआ था।
झांग फैंग स्वाभाविक रूप से उसे अपनी प्रतिभा बर्बाद नहीं करने दे सकता था। मैं समझता हूँ, लेकिन मैं नहीं समझता। चूहा दाकियांग ने अपना सिर खुजलाया। कोई बात नहीं, अपना समय लो। जब झांग फैंग और माउस डाकियांग बात कर रहे थे, तो बैंगनी रंग की महिला ने झांग फैंग को अजीब नजर से देखा। झांग फैंग के ऑपरेशन के बारे में वो यह नहीं कह सकती कि वो समझ नहीं पाती है, लेकिन वो ये भी नहीं कह सकती कि वो इसे पूरी तरह समझती है। इसे उसके लिए एक नया विचार लाने के रूप में माना जा सकता है। उसके बगल में हरे कपड़े पहने महिला फुसफुसाई, क्या ये झूठ नहीं है? हालांकि उसने अपनी आवाज कम कर दी थी, लेकिन झांग फैंग और दूसरे लोग उसे सुनने के लिए काफी करीब थे। झांग फैंग ने खंडन नहीं किया, लेकिन बैंगनी रंग की महिला ने झांग फैंग के लिए बात की। नहीं, ये सच है। हालांकि यह थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, लेकिन ये सच है। झांग फैंग बहुत हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह महिला उससे सहमत होगी। उसे लगा कि दूसरी पार्टी इसका खंडन करेगी। हालांकि झांग फैंग को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। जब तक वो चूहे को एक शक्तिशाली चाल सिखा सकता है, बाकी सब महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे ही झांग फैंग जाने वाला था, बैंगनी वस्त्र वाली महिला फिर से बोली, रुको, मैंने हमेशा सोचा था कि अन्ना का गुलाब बग किंगडम में सबसे अच्छा इत्र है, लेकिन मुझे अचानक लगा कि तुम मुझे आश्चर्यचकित कर सकते हो और मुझे इसका नाम बता सकते हो। बैंगनी वस्त्र पहने महिला ने झांग फैंग को विचारमग्न होकर देखा। यदि यह छोटा सा प्रकरण नहीं हुआ होता, तो वह स्वाभाविक रूप से सोचती कि झांग फैंग शेखी बघार रहा है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि झांग फैंग स्पष्ट रूप से एक साधारण व्यक्ति नहीं है, इसलिए झांग फैंग ने जो कहा, उसमें कुछ विश्वसनीयता हो सकती है। बेशक, बैंगनी रंग की महिला यह नहीं सोचेगी कि उसका इत्र झांग फैंग के मुंह में मौजूद इत्र जितना अच्छा नहीं है, लेकिन वो अभी भी झांग फैंग के मुंह में मौजूद इत्र में बहुत रुचि रखती है। झांग फैंग थोड़ा अवाक रह गया। उसे लगा कि यह महिला थोड़ी अनिच्छुक थी, और उसके शब्दों में शाही परिवार के सदस्यों की सामान्य ताकत थी। क्या ये हो सकता है कि यह अन्ना का गुलाब उसने खुद ही विकसित किया हो, या उसका नाम सिर्फ अन्ना है? अगर उसके शरीर पर परफ्यूम है, तो उसे बोतल निकालकर बैंगनी कपड़े वाली महिला के चेहरे पर मारने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से झांग फैंग के स्थान पर कई गैजेट हैं, लेकिन कोई परफ्यूम नहीं है। आखिरकार, एक बड़े आदमी के रूप में उसे इसकी आवश्यकता नहीं है, और उसने इसके बारे में पहले नहीं सोचा था। रुको, शायद इसके स्थान पर कुछ और प्रयोग किया जा सकता है? झांग फैंग ने बिना देखे उस जगह पर नजर डाली, और वहां कई हरे रंग की बोतलें चुपचाप रखी हुई थीं। मेरे पास इससे बेहतर कोई परफ्यूम नहीं है। अगर मैं नाम भी बता दूं तो भी आप इसे नहीं खरीद सकते। मेरे पास एक ज्यादा आम परफ्यूम की बोतल है। अगर आप इच्छुक हैं, तो मैं इसे आपको दे सकता हूँ। नहीं, मैं इसे आपको बेच सकता हूँ। झांग फैंग ने आत्मविश्वास से कहा। बैंगनी वस्त्र पहने महिला ने जब सुना कि झांग फैंग ने उसके सामने क्या कहा तो वो मुस्कुराई। उसका नाम लेते हुए, क्या वो इसे नहीं खरीद सकती? आह! हालांकि झांग फैंग के शब्दों ने बैंगनी रंग की महिला को अचानक एहसास दिलाया। उन्होंने कहा कि उनके पास इत्र की एक सामान्य बोतल है। हे, मुझे लगता है कि यह बेहतर इत्र की बोतल है, जो उसने कहा था, और वो इसे अभी ओक लड़की को खुश करने के लिए रखने जा रहा था, लेकिन क्या यह उतना अच्छा था जितना उसने कहा था? यहाँ तक कि वह खुद भी निश्चित नहीं था, इसलिए उसने कहा कि यह अधिक सामान्य है। बैंगनी वस्त्र पहने महिला को लगा कि उसने झांग फैंग की दिनचर्या को समझ लिया है, और उसके चेहरे पर आत्मविश्वास भरा भाव प्रकट हुआ। इसे मुझे बेचो। अगर यह कोई सामान्य चीज है, तो मैं इसे नहीं चाहूंगा। झांग फैंग ने भी बकवास नहीं की और अपनी बाहों से एक बिना ट्रेडमार्क वाली हरे रंग की कांच की बोतल निकाली। जैसे ही इस छोटी हरी बोतल को बाहर निकाला गया, इसने तुरंत सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। ये क्रिस्टल से बनी बोतल है। यह अभी भी हरा क्रिस्टल है। बैंगनी रंग की पोशाक वाली महिला का धैर्य जवाब दे गया।
उसे उम्मीद नहीं थी कि झांग फैंग इतना खर्चीला होगा। हाँ, उसकी नज़र में झांग फैंग एक लग्जरी है। ये सिर्फ इत्र की बोतल है, लेकिन क्रिस्टल की बोतल या दुर्लभ हरा। पहली रिलीज www X81ZW M X81ZW। बाकी सब तो छोड़िए, इसकी कीमत ही बहुत ज्यादा होगी। क्या ये परफ्यूम है या क्रिस्टल की बोतल? अंदर मौजूद इत्र की परवाह किए बिना महिला ने स्वीकार किया कि वो स्वयं हरे रंग की क्रिस्टल बोतल को देखकर आश्चर्यचकित थी। इसका नाम क्या है? नाम? आप इसे सिक्स गॉड कह सकते हैं। झांग फैंग ने भी इसे नहीं छिपाया और उदारतापूर्वक इसे बैंगनी रंग की महिला को सौंप दिया। महिला ने उसे सावधानी से ले लिया। आखिरकार ये बोतल ही बहुत कीमती है। ध्यान से देखने पर पता चला कि यह बोतल नाजुक नहीं है, बल्कि बहुत ही खास है। उसने ऐसा आकार पहले कभी नहीं देखा था। जब वो उसे खोलने ही वाली थी, तो उसे पता चला कि वो उसे खोलना नहीं जानती। आप ढक्कन को घुमाने का प्रयास कर सकते हैं। झांग फैंग को बैंगनी रंग की महिला के संदेह समझ में आ गए और उसने उसे बहुत आत्मीयता से याद दिलाया। महिला थोड़ी शर्मिंदा हुई, लेकिन फिर भी उसने झांग फैंग की सलाह मान ली। टोपी खोलने का ये तरीका देखकर उसकी आंखें चमक उठी, लेकिन अभी इस पर अध्ययन करने का समय नहीं था। उसने धीरे से टोपी खोली और एक तेज सुगंध महिला की नाक में तुरंत घुस गई। ये स्वाद! महिला सदमे में पीली पड़ गई। ये तो बहुत सुगंधित है। इस समृद्ध सुगंध में कुछ भी तीखा नहीं है, ये पूरी तरह सुगंधित है। और यह सुगंध उसने पहले कभी नहीं सूंघी थी। क्या ये फूलों की खुशबू है या कुछ और? ये देखकर कि बैंगनी वस्त्र वाली महिला थोड़ी सुस्त थी, उसके बगल में बैठी हरे वस्त्र वाली लड़की उत्सुकता से उसके पास आई और जैसे ही उसने इत्र के बारे में पूछा, वह भी दंग रह गई। हु इर्नियांग और अन्य लोगों ने जब इसे देखा तो वे थोड़े उत्सुक थे, लेकिन इस स्थिति में वे इसकी गंध नहीं सूंघ सके। आखिरकार बैंगनी रंग की महिला ने इत्र नहीं डाला था, गंध धीरे धीरे फैली थी और यह कोई गंभीर इत्र नहीं था। यह सही है। झांग फैंग ने जो निकाला वह शौचालय के पानी की एक बोतल थी। चमेली की खुशबू वाले शौचालय के पानी की एक बोतल। इस तरह का गैजेट झांग फैंग के लिए बहुत जरूरी है और उसने होंगे शहर के महल में भी बहुत कुछ छोड़ दिया है। हालांकि अभी सर्दी है, मच्छर नहीं है, लेकिन गर्मियों में ये जरूर काम आएगा और सिर्फ मच्छर ही नहीं, बल्कि अन्य छोटे मोटे कीड़ों के काटने पर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। यह कोई अनिवार्यता नहीं है, लेकिन यह आपके जीवन की गुणवत्ता में सुधार ला सकता है। यह अन्ना के गुलाब से भी अधिक सुगंधित लगता है। हरे रंग की पोशाक वाली महिला अवचेतन रूप से बोल रही थी, लेकिन अचानक उसे अपनी पहचान का ख्याल आ गया। उसके सामने खड़ा व्यक्ति उसका मालिक था, इसलिए उसने जल्दी से अपनी बात जारी रखी। थोड़ा सुगंधित, बस थोड़ा सा। बैंगनी रंग की महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। वह मन ही मन कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराई। अब उसे याद आया कि झांग फैंग ने अभी क्या कहा था। क्या ये सामान्य इत्र की बोतल है? निश्चित रूप से दूसरे पक्ष ने उसे शर्मिंदा करने के लिए जानबूझकर ऐसा किया था। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो यह इत्र चाहती है। कितने सोने के सिक्के मुझे चाहिए। महिला को शौचालय का पानी कसकर पकड़े हुए देखकर झांग फैंग ने गंभीर चेहरे के साथ कहा, मेरी फूल चमेली की खुशबू की बोतल। प्रत्येक बोतल को हजारों परफ्यूमर्स, हजारों प्रक्रियाओं और अंततः 1 साल के उत्पादन चक्र के सहयोग की आवश्यकता होती है, इससे पहले कि इसे सफलतापूर्वक पूरा किया जा सके। उनमें से पता नहीं कितना खो गया था। झांग फैंग के गंभीर रूप को देखकर बैंगनी रंग की महिला समझ गई कि वो शेखी बघार रहा है। आखिरकार उसने ये सब अपनी आंखों से देखा था। लेकिन जब उसने अपने हाथ में ठंडी क्रिस्टल की बोतल को छुआ और इस चमेली के फूल की खुशबू सूंघी, जिसका नाम उसने कभी नहीं सुना था, तो उसे लगा कि झांग फैंग बोल नहीं रहा है। नरक! बैंगनी वस्त्र पहने महिला ने तुरंत अपना बेतुका विचार त्याग दिया। वो जानती थी कि उस पर इत्र का प्रभाव था, लेकिन मुझे कहना होगा कि इसकी खुशबू बहुत अच्छी है
और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें तीखी गंध नहीं है। रुको, तीखी गंध? नहीं, तुमने इसे यहाँ नहीं डाला। तुम्हारे परफ्यूम की खुशबू ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती, ये जल्दी ही खराब हो जाएगी। बैंगनी वस्त्र वाली महिला ने अचानक कहा, और उसके शब्दों से उसके बगल में खड़ी हरे कपड़े वाली लड़की को होश आ गया। हाँ, आप इसका स्वाद बिल्कुल नहीं रख सकते, अनुमान है कि एक दिन में ये बदल जाएगा। उनकी बातें सुनकर झांग फैंग ने अवाक होकर अपना सिर हिलाया। मेरा गुलाब आपके अन्ना के गुलाब से ज्यादा समय तक टिकता है। अगर इसे खोला भी जाए तो कम से कम 1 साल तक इसमें बासीपन या खराब होने जैसी कोई गुणवत्ता संबंधी समस्या नहीं होगी। टॉयलेट पानी की इस बोतल का शेल्फ जीवन 3 साल है, लेकिन इस डर से कि दूसरा पक्ष इस पर विश्वास नहीं करेगा, झांग फैंग ने इसे सीधे 1 साल के लिए कहा। लेकिन वास्तव में दूसरे पक्ष की नज़र में 1 साल या 3 साल में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि यह उन दिनों के उनके इत्र से पूरी तरह से अलग है। असंभव, इतने लंबे समय तक असंभव। बैंगनी रंग की महिला को सबसे पहले इस बात पर यकीन नहीं हुआ। परफ्यूम की खुशबू बनाने की विधि विकसित करने के लिए उसे नहीं पता था कि कितनी जनशक्ति और भौतिक संसाधन खर्च किए गए थे, और उसे इसे बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। अगर वह भाग्यशाली रही तो इसमें ज्यादा से ज्यादा 10 दिन ही लगेंगे। 1 साल में कोई गिरावट नहीं, बिल्कुल असंभव। इतना निश्चित मत बनो, समय तुम्हें जवाब देगा। अगर तुम इसे खरीदना चाहते हो तो मैं तुम्हें दोस्ती की कीमत दूंगा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है, क्या ये हो सकता है? तभी झांग फैंग को एहसास हुआ कि उसने अभी तक दूसरे पक्ष का नाम नहीं पूछा है। अन्ना, बैंगनी रंग की महिला ने कहा, जिसे सुनकर झांग फैंग को आश्चर्य हुआ। क्या उसने सचमुच सही अनुमान लगाया था? फिलहाल इन तुच्छ बातों को नजरअंदाज करते हुए झांग फैंग ने आगे कहा, मैं तुम्हें दोस्ती की कीमत दूंगा, 3000 स्वर्ण सिक्के प्रति बोतल। आखिरकार मेरे पास सिर्फ यही बोतल है, अगर मैं इसे अभी नहीं खरीदूंगा। मुझे ये चाहिए। अन्ना ने कोई प्रति प्रस्ताव नहीं दिया, उन्होंने बस निर्णय ले लिया। ये केवल 3000 सोने के सिक्के थे। उसके लिए ये सिर्फ एक बूंदाबांदी थी। हालांकि यह सिर्फ इत्र की एक बोतल थी, लेकिन उसके लिए ये सामान्य चीजों से अतुलनीय था। चाहे इसकी शेल्फ लाइफ उतनी ही हो जितनी झांग फैंग ने बताई, अन्ना को इसे खरीदना ही होगा। आखिरकार इसकी खुशबू ही इसके लायक है। झांग फैंग अभी भी सोच रहा था, अगर दूसरी पार्टी सहमत नहीं हुई तो वह 500 की गिरावट के साथ इसे स्वीकार करने में सक्षम होगा। अप्रत्याशित रूप से अन्ना ने सीधे सहमति व्यक्त की। झांग फैंग को भी थोड़ा सा लगा कि क्या वह कम चाहता है। हालांकि झांग फैंग अपनी बात से पीछे हटने वालों में से नहीं है। वो जो कहता है वह पानी की तरह होता है जिसे बहा दिया गया हो। जब अन्ना ने हरे रंग की पोशाक वाली महिला से पैसे गिनने को कहा तो झांग फैंग उसे शौचालय का पानी बताना नहीं भूली। मेरा परफ्यूम अच्छी महक और आसानी से खराब न होने के अलावा इसमें मजबूत मच्छर भगाने, कांटेदार गर्मी और खुजली को रोकने, ठंडक और ताजगी देने, अजीबोगरीब गंध को दूर करने आदि के कार्य भी हैं। इसे घरेलू यात्रा के लिए जरूरी कहा जा सकता है। झांग फैंग ने शौचालय के पानी की प्रशंसा की, लेकिन वह गलत नहीं था, इसका वास्तव में बहुत प्रभाव पड़ा। अन्ना को संदेह हुआ, उसे झांग फैंग की बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने इसे खरीदने का फैसला किया और वो इससे पीछे नहीं हटेगी। जल्द ही हरे रंग की पोशाक वाली लड़की सोने के सिक्कों से भरा एक भारी थैला लेकर आए। झांग फैंग ने उस पर नजर डाली, गिनती नहीं की और हु इर्नियान को जारी रखने दिया। सबकी आंखों के सामने वो इन सोने के सिक्कों को अंतरिक्ष में नहीं डाल सकता था, और इतने सारे सोने के सिक्के वास्तव में भारी थे, इसलिए वो केवल लोमड़ी के कान वाली लड़की की शिकायतों को महसूस कर सकता था जिसकी ताकत उसके आंकड़े के अनुपात में नहीं थी। लेकिन हु इर्नियान को ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ कि उसके साथ अन्याय हुआ है, लेकिन उसकी आंखें झुकी हुई थीं। ये 3000 सोने के सिक्के हैं। हालांकि झांग फैंग के साथ रहते हुए उसे कभी भी पैसों की कमी नहीं हुई,
लेकिन एक बार उसने सैकड़ों लोगों का नेतृत्व किया और जानती है कि सोने के सिक्के मिलना मुश्किल है। हर बार उसे दर्जनों या यहाँ तक कि कुछ सोने के सिक्कों के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है। अब जब उसने इतने सारे सोने के सिक्के देखे तो वह स्वाभाविक रूप से मुस्कुरा रही थी। वह जानती थी कि झांग फैंग पहले से ही बहुत अमीर है, लेकिन कोई भी उसके पैसे को तुच्छ नहीं समझेगा। छोटे छोटे लोमड़ी के कानों को इतना भारी सोने का सिक्का पकड़े देखकर ऐसा नहीं लगा कि वह बिल्कुल भी संघर्ष कर रही है। हरे रंग की महिला आश्चर्यचकित थी, लेकिन अन्ना के पास कोई अप्रत्याशित भाव नहीं था। मुझे लगता है कि उसने ऑर्क्स को देखा होगा और जानती होगी कि ऑर्क्स की ताकत आम लोगों की तुलना में नहीं है। मिस अन्ना, तो फिर हम अलविदा कहें। झांग फैंग ने अन्ना की ओर हाथ हिलाया और अन्ना के बोलने का इंतजार किए बिना ही वहां से चला गया। अन्ना को कुछ कहना था, लेकिन वह नहीं जानती थी कि कैसे कहे। जब वो दूसरे पक्ष की छाया भी नहीं देख पा रही थी, तो उसे अचानक थोड़ा गुस्सा आ गया। वैसे, मैं उसका नाम पूछना भूल गया। मुझे नहीं पता कि मैं भविष्य में उससे ये परफ्यूम खरीद पाऊंगा या नहीं, लेकिन जब तक वो बक किंगडम में है, मैं इसे जरूर पा सकता हूँ। उसके बगल में खड़ी हरे रंग की पोशाक वाली महिला ने अन्ना की ओर देखा, जो अपने आप में कुछ बुदबुदा रही थी और अपने मन में शिकायत करने से खुद को नहीं रोक सकी। तुम इत्र बनाने वाली हो और तुम इसे किसी और से खरीदना चाहती हो? लेकिन ये बात उसके दिल में ही उगल दी गई। उसने कहने की हिम्मत नहीं की। जाओ और उन इत्र बनाने वालों से कहो कि वे आएं और इस इत्र के अवयवों का अध्ययन करें। 3 दिन, मैं 3 दिन के भीतर इस इत्र के अवयवों को जानना चाहता हूँ। हाँ, लेकिन महामहिम, आप आज ही राजधानी लौटे हैं, क्या आप महामहिम एनी से मिलना नहीं चाहते? पहले उसे हवा में सूखने दो और वह मेरी पीठ पीछे चुपके से निकल जाएगी। मुझे अभी तक इसका पता नहीं चला है। मैं अपने पिता और माँ की तरह उसके साथ रहने की आदी नहीं हूँ। भूल जाओ, मैं जाकर उससे मिलूंगा। ये परफ्यूम मैं तुम्हारे लिए आधा डालूंगा। तुम इसका इस्तेमाल रिसर्च के लिए कर सकते हो। याद रखना, इसे बर्बाद मत करना। अपने आदेश का पालन करें। झांग शियातांग, तुम इतने खुश क्यों हो? झांग शियातांग को सोने के सिक्कों से भरा एक थैला पकड़े और समय समय पर मुस्कुराते हुए देखकर झांग फैंग थोड़ा हैरान हुआ। हमने पैसा कमाया। अरे, ये तो केवल 3000 स्वर्ण मुद्राएं हैं, इसमें खुश होने की क्या बात है? झांग फैंग थोड़ा अवाक था। ही, ऐसा मत सोचो कि मुझे नहीं पता। तुम्हारे घर के खजाने वाले कमरे में इत्र के कई डिब्बे हैं। अगर प्रत्येक बोतल को 3000 सोने के सिक्कों में बेचा जा सकता है, तो हम कितना कमा सकते हैं? कम से कम कुछ छोटी कारें तो हैं ही। एक भाप कार। उसने खजाने के कमरे में ये चीज पहले भी देखी थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि इसका क्या उपयोग है। महू एर हिली नहीं। वास्तव में उसे चीजों से खिलवाड़ करना पसंद नहीं था। किसी चीज का उपयोग करने से पहले वह झांग फैंग को नमस्ते कहती थी। हु एर्नियान की बातों ने कई अन्य लोगों को भी चौंका दिया। झांग फैंग के पास वास्तव में ऐसी जादुई चीज है। कुछ छोटी भाप कारों की कीमत कम से कम सैकड़ों हजारों सोने के सिक्कों के बराबर है। झांग फैंग ने गुस्से से हु एर्नियान के बालों को उलझाया और असहाय होकर कहा, मात्रा जितनी अधिक होगी, कीमत उतनी ही कम होगी। कोई भी मूर्ख नहीं है। भले ही इसकी कीमत थोड़ी कम हो, फिर भी यह बहुत मूल्यवान है, ठीक है? ये भी www.mtlnovel.com है। ऐसा लगता है कि मैं इसे बेच सकता हूँ और बाद में इसका परीक्षण कर सकता हूँ, लेकिन जब इत्र की बात आती है, तो मैं आपको बाद में असली इत्र दूंगा। झांग फैंग ने लोमड़ी के कान वाली लड़की के रोएदार कानों को चुटकी से दबाया। यह एहसास नशे की तरह है। क्या ये सही नहीं है? लेडी फॉक्स फिर उलझन में थी। बिल्कुल नहीं। नई 81 चीनी वेबसाइट ने सबसे तेज कंप्यूटर को अपडेट किया। https://www@x81zw@. झांग फैंग मुस्कुराया और अधिक कुछ नहीं कहा, लेकिन इससे हु एर्नियान को और भी अधिक उत्सुकता हुई। वो सभी को भोजन कराने और होंगे शहर के भोजन का स्वाद चखने के लिए एक स्थान पर ले जाने वाला था। आखिरकार
हर दिन स्वादिष्ट भोजन खाने से आप थक जाएंगे, इसलिए आपको स्वाद में सुधार करने की आवश्यकता है। लेकिन झांग फैंग को जल्द ही एक समस्या का पता चला। बक सिटी में अन्य शहरों की तरह कोई विशेष रेस्तरां नहीं है। शांत उच्च श्रेणी के रेस्तरां की तो बात ही छोड़िए, और भोजन आमतौर पर शराबखानों में परोसा जाता है। और शराबखानों में आमतौर पर 3 धर्मों और 9 वर्गों के लोगों की भीड़ होती है, और वहाँ बहुत शोर होता है। झांग फैंग का इरादा दूसरों को नीचा दिखाने का नहीं था, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसी खूबसूरत औक लड़कियों के होने से सड़क पर घूमने वालों की दर इतनी अधिक थी कि अगर वह किसी शराबखाने में होता तो लोग उसे घेर लेते। लेकिन अंत में हु इरनियांग और अन्य लोगों ने कहा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। झांग फैंग उन्हें एक शराबखाने में ले गया जो अपेक्षाकृत साफ सुथरा दिख रहा था, और जैसे ही वे अंदर आए, झांग फैंग ने अचानक एक ऐसी खबर सुनी जिसने उन्हें चौंका दिया। अरे, क्या तुमने सुना है कि शीर्षकों का एक नया बैच बिकने वाला है? मैंने सुना है कि इस बार शीर्षक में एक भारी भरकम आदमी है। ऐसा लगता है कि क्षेत्र बहुत बड़ा है। शराबखाने में सभी लोग उत्साहपूर्वक चर्चा कर रहे थे क्योंकि विषय था, पुस्तकों का एक नया बैच जल्द ही बिक जाएगा। मूल रूप से हर कोई इस बात से हैरान नहीं है कि यह खिताब सोने के सिक्कों से खरीदा जा सकता है। आखिरकार इस तरह की चीज 1 या 2 बार नहीं होती है। मूलतः हर वर्ष वसंत के दूसरे महीने में महामहिम राजा अपनी उपाधि का कुछ भाग बिक्री के लिए निकालते हैं। जमींदार, व्यापारी या कुछ पूर्व कुलीन लोग जो अमीर हैं लेकिन जिनके पास उपाधियां नहीं हैं, वे सभी इस दौरान खरीदारी में भाग लेने के लिए राजधानी में आते हैं। अगर मेरे पास पर्याप्त सोने के सिक्के होंगे तो मैं खेलने के लिए कोई शीर्षक भी खरीदूंगा। किसी ने ईर्ष्या से कहा कि बैरन की उपाधि के लिए न्यूनतम कुछ 100 स्वर्ण सिक्कों की आवश्यकता होती है, और उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण अभी भी वो इतना धन नहीं मिल सकता। अरे, मैंने सुना है कि बाहर के कुलीन लोग बक सिटी के आम लोगों जितने अच्छे नहीं हैं। ये कैसे संभव है? वो एक महान व्यक्ति है, इस पर विश्वास मत करो। मैं पहले एक रईस को जानता था, और उसने मुझे व्यक्तिगत रूप से बताया कि उसकी जागीर विशेष रूप से दूर थी, और वो हर दिन क्षेत्र में लोगों के अस्तित्व के बारे में चिंतित रहता था। वो मूल रूप से एक छोटा व्यवसायी था, लेकिन उसने इसे खरीद लिया। एक रईस के पास जागीर होने के बाद 1 साल से भी कम समय में उसके हाथ में मौजूद सभी सोने के सिक्के खर्च हो गए। राजा को कर देने के लिए पैसे नहीं थे, और उसने आखिरकार अनिच्छा से अपनी जागीर बेच दी और अपना पुराना व्यवसाय फिर से शुरू कर दिया। ये बहुत डरावना है। ये पहली बार था जब सभी ने इस तरह की खबर सुनी थी, और वे सभी अविश्वास में थे। बेशक मुझे आपसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके पीछे एक कारण है, क्योंकि उन्होंने क्षेत्र के लोगों को कर में कटौती और छूट की बहुत सारी नीतियां दी, और परिणामस्वरूप वे कर एकत्र नहीं कर सके, इसलिए उन्हें इसके लिए भुगतान करना पड़ा। हर कोई थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, और उनमें से कुछ को पता नहीं था कि क्या कहना है। वे आखिरकार आम लोग थे, और बेशक उन्हें उम्मीद थी कि भगवान दयालु होंगे, लेकिन अगर भगवान की दया के कारण वे इसे खुद नहीं कर सकते थे, और वे इसे देखना नहीं चाहते थे। हाँ, आखिरकार कोई नहीं जानता कि अगला भगवान कैसा होगा, और यह भी एक सवाल है कि अगले भगवान का इंतजार करना है या नहीं। तो ये हमारे लिए बेहतर है बक किंग सिटी। हाँ हाँ हाँ, मुझे तुमसे जरा भी ईर्ष्या नहीं है। तुम कितने कुलीन हो। शश, अपनी आवाज धीमी रखो, कुछ रईस अभी अभी आए हैं। आह, हमने अभी कहाँ कहा, लेकिन दुर्भाग्य से मेरे पास कोई सोने के सिक्के नहीं हैं, अन्यथा मैं निश्चित रूप से एक उपाधि खरीदूंगा और एक महान रईस बनूंगा। जब झांग फैंग ने बीस्ट ईयर नियांग को अंदर ले जाया, तो इसने कुछ लोगों का ध्यान आकर्षित किया। ये देखकर कि झांग फैंग के लोग भव्य कपड़े पहने हुए थे और उनका स्वभाव बहुत अच्छा था, सभी की आवाज अनजाने में 3 अंक कम हो गई। कई जानवरों के कान बहुत सुंदर हैं। आसपास के नागरिकों की फीकी निगाहों का सामना करते हुए झांग फैंग को कोई परवाह नहीं थी। माओ एर नियांग की घबराहट को छोड़कर अन्य लोगों को इसकी परवाह नहीं थी।
ये शराबखाना झांग फैंग की कल्पना से भी अधिक स्वच्छ है और खुद के अलावा झांग को कोई अन्य रईस दिखाई नहीं देता। अगर झांग फैंग स्थानीय है तो आपको पता होगा कि बक सिटी में ज्यादा लोग होने की वजह से वहाँ कई शराबखाने वगैरह हैं। उन रईसों को आम लोगों के साथ शराब पीना पसंद नहीं था, इसलिए रईसों की सेवा के लिए समर्पित शराबखाने बने। और जिस जगह से झांग फैंग आया था वह स्वाभाविक रूप से एक नागरिक सराय थी। लेकिन भले ही वो ये जानता था, झांग फैंग को इसकी परवाह नहीं थी। उसे तो इस बात की परवाह थी कि उसके बगल में बैठा व्यक्ति क्या कहता है। नमस्ते। झांग फैंग मुस्कुराया और उसके बगल में झाइयों वाले मोटे सूती कोट पहने एक युवक का अभिवादन किया। आप, नमस्ते। झाइयों वाला वो आदमी थोड़ा घबराया हुआ था। उसे ये भी आशा न थी कि यह शराबखाना हमेशा से ऐसा स्थान रहा है जहां रईस लोग आना भी पसंद नहीं करते, फिर आज एक रईस यहाँ कैसे आ गया। हालांकि झांग फैंग ने अपना मार्क्विस नोबल मेडल नहीं पहना था और वह कोई जाना पहचाना चेहरा वाला कुलीन व्यक्ति नहीं था, लेकिन चाहे वह पहनावा हो या रूप रंग, यह उन रईसों के अनुरूप था जिन्हें उन्होंने देखा था। नहीं, ये बेहतर होना चाहिए। मैंने तुमसे कहा था कि इस बार मैं एक बहुत बड़े क्षेत्र की महान उपाधि बेचने में दिलचस्पी रखता हूँ। क्या तुम मुझे बता सकते हो? मैं तुम्हें एक ड्रिंक पिलाऊंगा। झांग फैंग ने बहुत सहजता से बात की। जब झाईदार आदमी ने झांग फैंग की बातें सुनी तो वह तुरंत समझ गया कि झांग फैंग एक विदेशी अभिजात था, क्योंकि यह बात पहले ही राजधानी में कुलीन वर्ग में फैल चुकी थी और यह भी एक संयोग था कि उसने एक मार्क्विस को बोलते सुना। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि झांग फैंग एक विदेशी अभिजात है या नहीं। जहां तक उसके पहनावे और स्वभाव का सवाल है, कम से कम वो केवल एक महान अभिजात वर्ग के पास ही हो सकता है। मैंने दूसरों से ये भी सुना है कि राजा जागीर का एक बड़ा टुकड़ा बेचने जा रहा है, लेकिन बहुत से लोगों को ठीक से पता नहीं है कि वह क्या है। लेकिन बहुत से लोग पहले से ही सोने के सिक्के तैयार कर रहे हैं। झाईदार आदमी की बातें सुनकर झांग फैंग गहरी सोच में पड़ गया। उसे लगा कि यह बड़ी जागीर शायद सबसे उत्तरी भूमि होगी। क्या ऐसा हो सकता है कि राजा नीलामी करके खुद इसे खरीदने जा रहा हो? वगैरह। इसे खरीदे। राजा को खुद को इसकी कीमत नहीं चुकानी चाहिए, है न? आखिरकार यही वह जागीर है जो आप चाहते हैं। झांग फैंग को यकीन नहीं था कि राजा का क्या मतलब था, लेकिन किसी भी मामले में उसे एक नज़र अवश्य देखनी चाहिए। क्या आप जानते हैं कि यह शीर्षक बिक्री कब शुरू हुई? झांग फैंग ने फिर पूछा। कल। दूसरे पक्ष ने तुरंत बोलना शुरू किया और वो इस प्रश्न को अच्छी तरह से जानता था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हिम्मत मत करो, हिम्मत मत करो। झांग फैंग को धन्यवाद कहते हुए सुनकर झाइयों वाला आदमी थोड़ा खुश हुआ। हालांकि वे अक्सर कहते हैं कि कुछ जगहों पर रईस अपनी राजधानियों में आम लोगों की बराबरी भी नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक बात है, अगर उन्हें मुफ्त में कोई उपाधि दी जाए तो मुझे डर है कि वे किसी और से ज्यादा तेज दौड़ेंगे। कुलीन, जनजात और सामान्य लोग एक ही वर्ग के नहीं हैं। ये पहली बार था जब उसे रईसों से धन्यवाद मिला था और उसका चेहरा कुछ देर के लिए गुलाबी हो गया था। झांग फैंग को वो खबर मिल गई जो वह चाहता था और उसने अपना वादा नहीं तोड़ा। उसने उसे यहाँ की सबसे महंगी शराब का एक गिलास आमंत्रित किया, एक चांदी के सिक्के के बराबर डार्क बियर। इससे झाइयों वाला आदमी और भी उत्साहित हो गया। उसे अपने जीवनकाल में किसी महान रईस द्वारा आमंत्रित एक ग्लास वाइन मिल सकती थी। ध्यान दें कि यह एक आमंत्रण है, इनाम नहीं। यह उसके लिए 1 साल तक उड़ाने के लिए पर्याप्त है। क्या आपने अपने आसपास सभी लोगों के चेहरे पर ईर्ष्या भरी अभिव्यक्ति नहीं देखी? झांग फैंग ने भी अपने लिए एक कप मंगवाया। झांग फैंग के अनुसार चांदी के सिक्के की कीमत वास्तव में महंगी नहीं है, लेकिन ये शराब थोड़ी अयोग्य है। झांग फैंग केवल इतना ही कह सकता है कि इसे पीना पर्याप्त है। उसने एक घूंट लिया और उसे हु इरनियान को दे दिया। हु इरनियान को भी यह पसंद नहीं आया। उसने झांग फैंग द्वारा इस्तेमाल किया गया कप उठाया और एक ही घूंट में पी गई। स्वादिष्ट। खाना जल्दी आ गया।
इस शराबखाने में मिलने वाली शराब की तुलना में झांग फैंग को लगा कि खाना बेहतर था। क्योंकि वे अपेक्षाकृत शाकाहारी हैं, इसलिए कोई भी अजीब आकार का मांस नहीं है जिसे झांग फैंग नहीं जानते हों। झांग फैंग का शराबखाने में आना सिर्फ एक छोटी सी घटना थी। जब झांग फैंग ने जानबूझकर कम प्रोफाइल बनाए रखा, तो हर कोई जल्दी से उसके बारे में भूल गया और जोर से बात करना शुरू कर दिया। आखिरकार बक सिटी में गपशप अभी भी बहुत दिलचस्प है। खासकर इस साल राजा ने तय समय से पहले ही खिताब बेच दिया, जिससे लोगों को लगा कि इस साल कुछ बड़ा हो सकता है और थोड़ी देर के लिए तमाम तरह की अटकलें सामने आईं। जब झांग फैंग ने ये शब्द सुने, तो उसे अचानक लगा कि राजा ने उससे कहा था कि दक्षिणी कच्चा लोहा शहर के स्वामी आर्चड्यूक ओरान का इरादा शासन को उखाड़ फेंकने का था। तो क्या ये दोनों बातें संबंधित हैं? झांग फैंग ने शुरू में सोचा था कि यह राजा द्वारा उसके लिए विशेष रूप से व्यवस्थित किया गया था, लेकिन अब वह सोचता है कि उसे बहुत ज्यादा सोचना चाहिए और उसके पास इतना बड़ा चेहरा नहीं है। राजा स्पष्ट रूप से धन इकट्ठा करने की तैयारी कर रहा है। हालांकि ये देखा जा सकता है कि दक्षिण में चीजें वास्तव में गंभीर हैं। हालांकि राजा ने झांग फैंग को विस्तार से नहीं बताया, लेकिन वह राजा को युद्ध की तैयारी शुरू करने के लिए मजबूर कर सकता है। ये देखा जा सकता है कि चीजें उससे कहीं अधिक गंभीर हैं जो उसने कहा था। काफी देर तक खाना खाने के बाद झांग फैंग ने ज्यादातर समय ये गपशप सुनने में बिताया। जब वो घर पहुंचा तो झांग फैंग ने गलती से नाइट अबे को देख लिया। क्या महाराज की ओर से कोई आदेश है या महारानी को कुछ काम है? 3 खजाने हॉल में जाने के बिना कुछ भी नहीं करना है। झांग फैंग जानता है कि दूसरे पक्ष के पास कुछ होना चाहिए। अबे ने सीधे जवाब नहीं दिया, लेकिन झांग फैंग को अजीब तरह से देखा। जब झांग फैंग को लगा कि उसके चेहरे पर कुछ गंदा है, तो अबे बोल पड़ा, क्या आपने महामहिम राजा से बात की? हाँ, आपका मतलब क्या है? झांग फैंग को कुछ देर तक समझ में नहीं आया कि आबे का क्या मतलब था। महामहिम ने कहा कि मेरी सेवा अवधि आ गई है और मैं महल में रहने, शाही शूरवीर बनने या स्वतंत्र रूप से जाने के लिए आवेदन कर सकता हूँ। क्या यह अच्छी बात नहीं है? यद्यपि वो रॉयल नाइट्स के नियमों को नहीं समझता है, लेकिन अबे स्पष्ट रूप से स्वतंत्र होना चाहता है और स्वतंत्रता आमतौर पर एक अच्छी चीज है। लेकिन महामहिम राजा ने मुझे आपकी सिफारिश करते हुए कहा था कि यदि मैं माहौल बदलना चाहता हूं तो मैं आपसे मिलने आ सकता हूं। अबे की आवाज स्थिर थी और वो किसी भी मनोदशा में बदलाव नहीं सुन सका। ओह, तो फिर आपने कैसे चुना? झांग फैंग को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि राजा वास्तव में अबे को उसके पास आने के लिए सहमत कर देगा। हालांकि यह कोई आदेश नहीं था, उसने अबे को खुद चुनने दिया, लेकिन फिर भी इसने झांग फैंग को आश्चर्यचकित कर दिया। आखिरकार अबे एक बहुत मजबूत और युवा योद्धा है जिसमें असीमित क्षमता है। मैंने रॉयल नाइट्स छोड़ने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं और मैं आधिकारिक तौर पर 10 दिनों में रॉयल नाइट्स छोड़ दूंगा। ये सुनकर झांग फैंग तुरंत थोड़ा उत्साहित हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि अबे उसे चुनेगा। लेकिन जल्द ही झांग फैंग को पता चल गया कि वो बहुत ज्यादा सोच रहा था। राजकुमारी एनी अभी भी युवा है और मैं उसकी रक्षा के लिए राजकुमारी एनी के साथ रहने की योजना बना रहा हूँ। खैर, मैंने सोचा कि तुमने मेरे पास आने का फैसला किया है और इससे मुझे बिना किसी कारण के खुशी मिली। झांग फैंग ने कंधे उचका दिए, उनके चेहरे पर निराशा नकली नहीं लग रही थी। अबे की आंखें थोड़ी जटिल हैं, लेकिन वो इस बारे में ज्यादा कुछ कहने की योजना नहीं बना रही हैं। महामहिम राजा ने मुझे आपको ये सूचित करने के लिए कहा है कि कल दोपहर से कुछ उपाधियां और जागीरें सार्वजनिक रूप से बेची जाएंगी। आपको इसमें रुचि लेनी चाहिए। स्थान महल के द्वार पर है। ठीक है, मैं कल समय पर वहां पहुंच जाऊंगा। झांग फैंग ने सिर हिलाया और राजा ने सचमुच उसे सूचित करने के लिए किसी को भेजा। अबे के जाने के बाद झांग फैंग ने कुछ सोने के सिक्के तैयार किए। भले ही कल उनका इस्तेमाल हो या ना हो, सोने के सिक्के तैयार होने चाहिए। जहां तक कल क्या होगा, ये तो हमें कल ही पता चलेगा। अगले दिन झांग फैंग छोटी भाप कार में बैठी
और बिल्ली कान वाली महिला उसके साथ थी। ड्राइवर की कैब झांग फैंग द्वारा लाया गया एक सैनिक और ड्राइवर है, और अब उसे एक पुराना ड्राइवर माना जा सकता है, और सह पायलट एक शाही शूरवीर है। यह वो समाचार है जो झांग फैंग ने राजा के पास तब लाया था जब राजा ने कल आबे को वापस जाने के लिए कहा था, और कहा था कि उसे गाड़ी चलाना सिखाने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जिस पर महामहिम का भरोसा हो। आबे को नहीं पता था कि इसका क्या मतलब है, लेकिन राजा को जरूर पता होगा। निश्चित रूप से सुबह सुबह एक शाही शूरवीर गंभीर चेहरे के साथ और साधारण कपड़े पहने हुए दरवाजे के बाहर इंतजार कर रहा था। झांग फैंग ने विनम्रतापूर्वक लोगों को अंदर आमंत्रित किया और फिर झांग फैंग के ड्राइवर से उसे भाप कार चलाना सिखाने के लिए कहा। इस कार में कई फंक्शन नहीं हैं, इसे चलाना बहुत आसान है और नाइट बेवकूफ नहीं है। उसने जल्दी से इसे सीख लिया। उसने व्यक्तिगत रूप से उसे कार चलाने दी और सबसे धीमी गति से दरवाजे के बाहर 2 चक्कर लगाने के बाद झांग फैंग मुझे लगता है कि वो योग्य है। हालांकि महल के रास्ते में झांग फैंग ने फिर भी अपने ड्राइवर को कार चलाने दी, इसलिए नहीं कि उसे उस पर भरोसा नहीं था, बल्कि इसलिए कि कार कई दिनों से ड्राइवर के पास थी और वह अपनी कार को अलविदा कहने वाला था, इसलिए उसने इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं दिया। ये कैसे किया जा सकता है? रास्ते में सह पायलट के शाही शूरवीर का चेहरा थोड़ा लाल हो गया था, जो उत्साहित था। आखिरकार गाड़ी चलाना उससे पूरी तरह से अलग है। यह नवीनता वैसी ही है जैसे पहली बार उसने घोड़े की सवारी करना सीखा था जब वो एक बच्ची थी। और वास्तव में गाड़ी चलाते समय घोड़े की सवारी करने की तुलना में यह अधिक हवादार होता है। आखिरकार रास्ते में मिलने वाले बहुत से आकर्षण नकली नहीं होते। जब छोटी भाप गाड़ी महल के द्वार पर आए तो वहां पहले से ही लोगों की भीड़ लगी हुई थी। चूंकि लोग अपेक्षाकृत बड़े हैं, इसलिए इन लोगों के लिए महल में प्रवेश करना असंभव है, इसलिए उपाधियों का व्यवसाय महल के द्वार पर ही होता है। ये भी बक सिटी की एक विशेषता है। उपाधियां बेचना सब्जियां बेचने जैसा है। भाप इंजन वाली गाड़ी का आगमन तुरंत ही एकमात्र ध्यान का केंद्र बन गया तथा शोर मचाती भीड़ भी शांत हो गई। केवल भाप इंजन के चलने की आवाज ही सुनाई दे रही थी। झांग फैंग को कार से बाहर निकलते देख ठंडी हवा में बाहर खड़े सभी लोगों की आंखें ईर्ष्या से भरी हुई थीं और कुछ लोगों की आंखों में खुली पसंद भी थी। वे जानते थे कि बाहर से बड़ी भाप कार खरीदना संभव नहीं है, लेकिन इस छोटी कार को खरीदने का मौका मिल सकता है। यदि आज मुख्य कार्य खिताब खरीदना नहीं होता तो ये अमीर लोग निश्चित रूप से झांग फैंग से अच्छी बातचीत करते, क्योंकि आज सिर्फ उपाधियां ही नहीं बिकती बल्कि जागीरें भी बिकती हैं। सभी रईस वहां हैं और माक्विस झांग फैंग यहाँ अचानक नहीं है। आज वे अपनी छाती पर इस माक्विस का प्रतीक कुलीन पदक पहनते हैं। हालांकि झांग फैंग को लगा कि इस बैज का डिजाइन बदसूरत था, लेकिन इसे पहनने के बाद ये थोड़ा अलग महसूस हुआ। ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा और महल का द्वार जल्द ही खुल गया। कुछ सैनिक और शूरवीर राजा और कई मंत्रियों को साथ लेकर बाहर आए। सभी को थोड़ा आश्चर्य हुआ। पहले तो राजा नहीं आते थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज राजा आएंगे, फिर भी ऐसी ठंडी परिस्थिति में। यू रीडिंग www.kanshu.com। जैसे ही राजा बाहर गया, उसने भीड़ से अलग खड़ी भाप से चलने वाली कार को देखा और उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। ये देखकर झांग फैंग ने जल्दी से सैनिक को आंख मारी और फिर कहा, महाराज, मेरे यहाँ हीटिंग है, आप मेरे पास आ सकते हैं। सिपाही ने तुरंत स्विच चालू कर दिया और भाप कार के किनारे तुरंत एक दूरबीन पारदर्शी शेड बनाया गया, जिसने ठंडी हवा को रोक दिया और दरवाजा खुल गया और कार के अंदर हीटर उड़ गया और आसपास के लोग अचानक चौंक गए। ये बहुत गर्म है। राजा विनम्र नहीं था और कई मंत्रियों के साथ आया था। ये बहुत गर्म है। यह अद्भुत है। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। और कई रईस नाखुश दिखे। झांग फैंग ने उन्हें आमंत्रित नहीं किया। भले ही वो अभी भी राजा को खुश कर दे, तो अगली प्रतियोगिता शायद थोड़ी परेशानी वाली होगी।
हाल के वर्षों में सुदूर उत्तर का विकास बहुत अच्छा नहीं रहा है और कर भी एकत्र नहीं किया गया है। क्या आप में से कोई भी खुद को सक्षम मानता है? राजा समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने आते ही यह रोमांचक समाचार सुनाया। क्या सुदूर उत्तर में? मुझे नहीं पता कि मैं जो कहना चाहता हूँ उसे समझ पाया हूँ या नहीं। संपूर्ण सुदूर उत्तर, यद्यपि यह बहुत बंजर है, द्वीप का क्षेत्र इतना बड़ा नहीं है। नीचे बैठे लोग तुरंत उबल पड़े, यहाँ तक कि अधिकांश कुलीन लोग भी स्तब्ध रह गए और स्पष्टतः वे ही पूरी खबर जानते थे। हालांकि राजा के आसपास के मंत्री बहुत शांत थे। जाहिर है राजा ने पहले भी उन पर अपना गुस्सा जाहिर किया था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि झांग फैंग का जिक्र हुआ था या नहीं। झांग फैंग ने चुपचाप सोचा और कुछ नहीं कहा। जल्द ही ये पुष्टि होने के बाद कि राजा मजाक नहीं कर रहा था, किसी ने तुरंत कहा, महाराज, मुझे सुदूर उत्तरी क्षेत्र का अच्छी तरह से प्रबंधन करने का विश्वास है। ये ग्रे कॉटन पैडेड कोट पहने एक व्यापारी है। जब उसने अपना मुंह खोला तो सभी को अजीब लगा। वो नहीं सोचता कि यह मुफ्त है ना? जिस किसी ने भी उपाधियों और जागीरों की बिक्री में भाग लिया है या इसके बारे में सीखा है, वह जानता है कि जब तक यहाँ चीजें सार्वजनिक रूप से बेची जाती हैं, उन्हें सोने के सिक्कों से खरीदा जा सकता है। इसके विपरीत, यदि आपके पास सोने के सिक्के नहीं हैं, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। यदि राजा सहमत भी हो जाए तो भी वे मंत्री सहमत नहीं होंगे, क्योंकि धन तो राजकोष को समृद्ध करने के लिए है। ओह, आपने कितने सोने के सिक्के तैयार किए? राजा ने रुचिपूर्वक कहा। क्या तुम्हें सोने के सिक्के चाहिए? मुझे अब ये नहीं चाहिए। वह आदमी बार बार हाथ हिलाता रहा और जब उसने बोलना समाप्त किया तो वो शर्मा गया और अपना सिर भीड़ में झुका लिया। वो सुदूर उत्तर में इतनी बड़ी जगह नहीं खरीद सकता था। हाँ, भीड़ जोर से हंसने लगी, लेकिन इस मजाक के बाद वे बड़े रईस और यहाँ तक कि बड़े व्यवसायी भी तैयार हो रहे हैं और सुदूर उत्तर की ओर जाने की कसम खा रहे हैं। हालांकि सुदूर उत्तर बंजर है, लेकिन ये जगह बहुत बड़ी है। खोजो और आराम से खोजो, ये बहुत धन है। जहाँ तक सुदूर उत्तर की बात है तो उनके द्वारा उछाले जाने पर कैसा होगा? अरे, वहाँ तो पहले से ही काफी बुरा हाल है और यह और भी बुरा हो सकता है। बड़ी बात यह है कि वापस जाकर इसे बेच दो, हमेशा कोई न कोई होगा जो इसे ले लेगा। लेकिन महामहिम राजा उनके विचारों को समझते थे और केवल उनकी बात सुनते थे। मेरी ज़रूरतें ज़्यादा नहीं हैं, मैं मामूली शुल्क लूँगा और फिर सुदूर उत्तर में रहने वालों को हर साल कर देना होगा। कर का मानक, ये 5 साल पहले सुदूर उत्तर में रहने वालों के मानक के अनुसार लिया जाएगा। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, वहाँ सन्नाटा छा गया। हैंडलिंग शुल्क या कुछ और तो सभी को अपेक्षित होता है, लेकिन कर तो बहुत अप्रत्याशित है। ये लोग सुदूर उत्तर में स्थित बंजर जगह क्यों लेना चाहते हैं? इसलिए नहीं कि वो जगह बड़ी है और वहाँ कर देने की जरूरत नहीं है। चूंकि महामहिम राजा ने 5 वर्ष पहले सुदूर उत्तर के लोगों को करों में छूट दे दी थी और कोई भी कर अधिकारी उत्तर की ओर नहीं जाता था, इसलिए सभी समझ गए थे कि सुदूर उत्तर के लोगों को अब कर नहीं देना पड़ेगा। लेकिन किसी को ईर्ष्या नहीं हुई, क्योंकि सुदूर उत्तरी भाग बहुत गरीब है। कुछ व्यापारियों को छोड़कर किसी ने भी राजधानी में आकर इसे देखने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि एक बार की यात्रा में 1 साल या कई वर्षों की सारी बचत खर्च हो सकती है। यहाँ तक कि कुछ ऐसे कुलीन लोग भी हैं जिन्हें सुदूर उत्तर में बंदी बनाकर रखा गया है, तथा वे अपने पूरे जीवन में कभी शाही राजधानी में नहीं गए। 5 साल पहले सुदूर उत्तरी क्षेत्र में दिया जाने वाला कर बहुत कम था, इतना कम कि राजा उसे वसूल नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे आम लोगों पर दया आती थी, लेकिन यह अन्य क्षेत्रों के सापेक्ष था। किसी पर ये कर लगाना बहुत ही भयानक होगा। वे सिर्फ कूड़ा बीनना और गंदगी फैलाना चाहते हैं, लेकिन अगर उन्हें टैक्स देना पड़े तो वे जो पैसा लूटेंगे वो टैक्स जितना नहीं होगा। यह असंभव नहीं है। आखिर सुदूर उत्तर को बंजर भूमि भी कहा जाता है। सभी ने अपने आप में सोचा, उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि राजा को हैंडलिंग शुल्क कमाना था,
लेकिन अब ऐसा लगता है कि राजा वास्तव में चरम उत्तर में काम करना चाहता है और हर साल एक स्थिर कर राजस्व है, जो कि ऐसा कुछ नहीं है जो आम लोग अच्छे हो सकते हैं। यदि आपको करों का भुगतान न करने के कारण दंडित किया जाता है, कारावास दिया जाता है या यहाँ तक कि गिलोटिन से मार दिया जाता है, तो यह नुकसान वास्तव में उचित है। ऐसा नहीं है कि ऐसे उदाहरण हैं। कुछ लोगों ने 2 दिन पहले बहुत कम कर दिया और उनका सिर कलम कर दिया गया। ऐसा कहा गया कि वे विदेशी ताकतों के साथ मिलीभगत करते पाए गए और विद्रोह करना चाहते थे। हालांकि इस कथन पर बहुत कम लोगों ने विश्वास किया। आखिरकार बक का साम्राज्य इतना स्थिर है। कई सालों के बाद ताकत मजबूत है। कोई भी विद्रोह करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? ये देखकर कि जो लोग अभी तक उबल रहे थे वे चुप हो गए, राजा और मंत्री थोड़ा निराश हुए। और झांग फैंग, जो किनारे से देख रहा था, अंततः समझ गया कि राजा ने सीधे तौर पर खुद को सुदूर उत्तर क्यों नहीं दिया। राजा ने पहले कहा कि वो अपने किसी माक्विस के लिए मिसाल कायम नहीं कर सकता और उसे इतना बड़ा इलाका नहीं दे सकता। इसके पीछे कोई कारण तो होगा ही, लेकिन यही एकमात्र कारण नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि सुदूर उत्तर इतना बड़ा है। अगर इसे व्यर्थ में दूसरों को दे दिया जाए तो राजा तैयार नहीं होगा, मंत्री भी तैयार नहीं होगा। आखिरकार झांग फैंग ने पर्याप्त नहीं दिया। राजा और मंत्रियों की निराश आंखों से अभी ये देखा जा सकता है कि अगर कोई पदभार संभालने को तैयार है और बोली सही है तो वे निश्चित रूप से सहमत होंगे। राजा और झांग फैंग के बीच पहले हुए समझौते के बारे में क्या कहना है? नहीं, वास्तव में कोई समझौता ही नहीं हुआ था। राजा ने स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा कि झांग फैंग को सुदूर उत्तर की भूमि के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। भले ही उसने कहा हो, राजा इसे स्वीकार नहीं कर सकता था जब घटनास्थल पर केवल 2 लोग थे। चालाक और धूर्त, झांग ने तुरंत ये लेबल राजा पर लगा दिया। लेकिन झांग फैंग को यह नहीं पता था कि यह वास्तव में उसके साथ कुछ करना था। मूल रूप से राजा ने पहले से ही चरम उत्तर को नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन जब झांग फैंग ने इसका उल्लेख किया तो उसे तुरंत एहसास हुआ कि अगर कोई वास्तव में चरम उत्तर पर कब्जा करना चाहता है तो क्या राष्ट्रीय खजाने से अधिक धन प्राप्त करना संभव है? आखिरकार यह एक विशेष अवधि है और राजा एक भी सोने का सिक्का नहीं छोड़ सकता। बेशक यदि सत्ता संभालने वाला व्यक्ति सुदूर उत्तर का प्रबंधन कर सके और राजा के लिए कर का एक हिस्सा उपलब्ध करा सके तो ये बहुत अच्छी बात होगी। ये सब सोचने के बाद झांग फैंग के मुंह खोलने के विचार अस्थायी रूप से बुझ गए। वो पहले तो इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था और वो इस समय बोलने जा रहा था। यह अनुमान लगाया गया था कि राजा और मंत्री सहमत होंगे, लेकिन अब जब वह जानता था कि राजा पैसा कमाना चाहता है तो झांग फैंग को बोलने की जल्दी करने की जरूरत नहीं थी और वो निष्क्रिय हो गया। राजा को स्वाभाविक रूप से नहीं पता था कि झांग फैंग क्या सोच रहा था। उसने शांति से झांग फैंग की ओर देखा और पाया कि झांग फैंग का अपना मुंह खोलने का कोई इरादा नहीं था। माक्विस झांग फैंग, आप सुदूर उत्तर से हैं, क्या आपकी रुचि पूरे सुदूर उत्तर में है? राजा अचानक बोला। उनके शब्दों ने कई लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया, न केवल इसलिए कि झांग फैंग सुदूर उत्तर से आया था, बल्कि इसलिए भी कि महामहिम राजा ने झांग फैंग का नाम लिया था। अधिकांश लोगों ने सोचा कि यह झांग फैंग की चापलूसी के कारण था, लेकिन ईर्ष्या करने के बजाय उन्होंने उम्मीद की कि झांग फैंग सहमत होंगे। आखिरकार हर कोई मस्ती देखना पसंद करता है। अगर यह झांग फैंग एक स्तब्ध युवक है जो कुछ भी नहीं समझता है, तो वो सुदूर उत्तर में गंदगी को अपने कब्जे में ले लेता है और वह तब तक कर का भुगतान नहीं कर सकता है और वो राजा से माफी मांगने के लिए महल में आता है। क्या यह मजेदार नहीं है? लेकिन दुर्भाग्य से झांग फैंग ने वैसा नहीं किया जैसा उन्होंने सोचा था। महाराज, मैं अपनी क्षमता को सीमित मानता हूँ। होंगे शहर को अच्छी तरह से प्रबंधित करने में सक्षम होना मेरी सबसे बड़ी क्षमता है। अगर मैं किसी बड़ी जगह का प्रबंधन करूं तो मेरे पास वास्तव में पर्याप्त से अधिक शक्ति होगी। झांग फैंग का चेहरा कड़वा था। राजा थोड़ा उलझन में था।
अन्य लोग तो उसकी बात पर विश्वास कर सकते हैं, परंतु राजा कभी भी उस पर विश्वास नहीं करेगा। आपने पहले ऐसा नहीं कहा था, आप कहते हैं कि आपको चुनौतीपूर्ण चीजें पसंद हैं? राजा ने मन ही मन बहुत शिकायत की, परंतु ऊपर से कोई भाव नहीं दिखाया। ठीक है, राजा ने सिर हिलाया, फिर पास ही खड़े एक कुलीन व्यक्ति से पूछा, मार्क्विस डिलेस, मैंने सुना है कि आप हाल ही में क्षेत्र खरीद रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या सुदूर उत्तर के लोग भी इसमें रुचि रखते हैं? मार्क्विस चौंक गया और जल्दी से समझाया, महाराज, आपने गलत समझा, मैं बस एक महल खरीदना चाहता हूँ। हाँ, महल, कोई क्षेत्र नहीं खरीदना चाहता। क्या ऐसा है? राजा ने आगे कोई प्रश्न नहीं पूछा और मार्क्विस ने तुरंत अपने माथे पर आए ठंडे पसीने को पोंछ लिया, जो वास्तव में था ही नहीं। यदि कर में छूट हो तो हर कोई चाहता है, लेकिन यदि आप नियमित आधार पर कर का भुगतान करते हैं तो भी आपके लिए एक राशि निर्धारित कर दी जाती है, जो निश्चित रूप से हर कोई नहीं चाहता। ये सुदूर उत्तरी क्षेत्र एक गर्म मुद्दा है। ये सभी बक सिटी रईसों का विचार है, और वे विदेशी रईस और व्यापारी भले ही इन चीजों के बारे में ज्यादा न जानते हों, लेकिन वे मूर्ख नहीं हैं। जब वे देखते हैं कि कोई भी सहमत नहीं है, तो वे जानते हैं कि चीजें इतनी सरल नहीं हैं। मार्क्विस माँ, महाराज, आपके प्यार के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे पास पर्याप्त क्षमता है। ड्यूक एंडरसन, महाराज, मैंने कई वर्षों से कोई क्षेत्र नहीं चलाया है और अब मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। अर्ल हार्ट, महाराज, मैं तो बस एक अर्ल हूँ। राजा का चेहरा बदसूरत था और उसने खुद से पूछा, लेकिन कोई भी इसे संभालने के लिए तैयार नहीं था। यहाँ तक कि झांग फैंग, जो पहले सुदूर उत्तर में बहुत रुचि रखते थे, ने भी अपनी नाक और दिल को देखा और ऐसा लग रहा था कि वो ऊंचे स्थान पर लटके हुए थे। ये देखकर राजा उलझन में पड़ गया। क्या ये हो सकता है कि टैक्स ने झांग फैंग को डरा दिया हो? लेकिन झांग फैंग पहले बहुत आश्वस्त था। मैंने सोचा था कि तुम मेरी और बक किंगडम की चिंताओं को साझा कर सकते हो, लेकिन अब ऐसा लगता है। चूंकि वहां अभी भी बहुत से बाहरी लोग थे, इसलिए राजा ने उन्हें भद्दे शब्द नहीं कहे, लेकिन ये सरदार जानते थे कि राजा उन्हें डांट रहा है। लेकिन उनके गालों का क्या, वे तो लंबे समय से शहर की दीवार से भी मोटे हो गए हैं और उन्होंने अपना सिर नीचे कर लिया है और मृत होने का नाटक कर रहे हैं। राजा भी अब बहुत असहज है। अगर वो इसका जिक्र न भी करे तो ठीक रहेगा, लेकिन चूंकि उसने आज इसका जिक्र किया है, इसलिए उसे सुदूर उत्तरी भूमि बेचनी ही होगी। राजा होने के नाते वो खुद ही चीजें बेचने निकल पड़ा। अभी तक ये बिक नहीं पाया है, जिससे उसके राजा का चेहरा सामने आ जाता है। ये देखकर कि किसी ने भी उत्तर नहीं दिया, तथा यहाँ तक कि जिन मंत्रियों ने कल रात उनसे चर्चा की थी, वे भी उनकी ओर देखने का साहस नहीं कर सके, राजा पूरी तरह क्रोधित हो गए। यदि ऐसा है, तो मैं किसी भी व्यक्ति को चुन लूंगा। राजा का स्वर अच्छा नहीं था और जब उन्होंने उसके शब्द सुने तो ये सरदार तुरंत घबरा गए। झांग फैंग को उम्मीद नहीं थी कि राजा नाराज हो जाएगा। उसे पता था कि अब उसके बोलने का समय आ गया है, अन्यथा अगर किसी को उत्तर की ओर बढ़ने का इशारा किया गया तो झांग फैंग की जान चली जाएगी। बात बस इतनी सी है कि उन्होंने अभी तक कुछ नहीं कहा है, किसी ने उनके लिए बोला है। महाराज, मुझे लगता है कि मार्क्विस झांग फैंग ये काम कर सकते हैं। आखिरकार वे सुदूर उत्तर से आए हैं। अचानक झांग फैंग, जो आज्ञाकारी ढंग से राजा के सामने खड़ा था, ध्यान का केंद्र बन गया। दूसरों की आंखें चमक उठी, मानो उन्हें जीवन रक्षक तिनका मिल गया हो। वे सहमत होने लगे। हाँ, मार्क्विस झांग फैंग पहली नज़र में असामान्य है। मुझे भी लगता है कि मार्क्विस झांग फैंग सक्षम है। इसका नाम क्या है? यह मार्क्विस झांग फैंग की है। यह ऐसी जादुई वस्तु बना सकती है। मार्क्विस झांग फैंग की पृष्ठभूमि असाधारण है और वो निश्चित रूप से सुदूर उत्तर का प्रबंधन कर सकते हैं। काउंट झांग फैंग बहुत सुंदर है, वो बहुत उपयुक्त होना चाहिए। मुझे ये झांग फैंग इन लोगों की बेशर्मी देखकर हैरान रह गया। क्या वो ये बहाना भी बना सकता है कि वो सुंदर है? हालांकि यह सच है,
लेकिन इतने बड़े दर्शक वर्ग के सामने इसे कहना शर्मनाक होगा। राजा ने देखा कि झांग फैंग अचानक सार्वजनिक आलोचना का लक्ष्य बन गया है और उसके चेहरे पर अंततः मुस्कान आ गई। अगर वो सीधे झांग फैंग का नाम लेते तो यह अनुचित होता, लेकिन अगर झांग फैंग की सिफारिश सभी द्वारा की जाती और झांग फैंग इसे स्वीकार कर लेते तो झांग फैंग सबके सामने मना करने की हिम्मत नहीं करता। मार्क्विस झांग फैंग, ऐसा लगता है कि हर कोई आपको उपयुक्त मानता है। राजा ने मुस्कुराते हुए अपना मुंह खोला। मैं, झांग फैंग अचंभित था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे सहमत होना चाहिए या नहीं। इस समय राजा के बगल में बैठे एक मंत्री ने झांग फैंग की उलझन को देखा और उसने जल्दी से राजा के कान में फुसफुसाया। महाराज, हम नीति में थोड़ी ढील दे सकते हैं। राजा ने सिर हिलाया। उन्होंने झांग फैंग से कहा, काउंट झांग फैंग, मैं आपको शर्मिंदा नहीं करूंगा। चलो करते हैं। मैं सुदूर उत्तर में कर में 10% की कटौती की अनुमति दूंगा। आप क्या सोचते हैं? ये, महाराज, आपने मुझे यह नहीं बताया कि आपको अभी भी कर चुकाना होगा। झांग फैंग ने शर्मिंदा होने का नाटक किया। उसने कहा कि राजा ने उससे पहले करों के बारे में बात नहीं की थी। राजा 2 बार खांसा, थोड़ा शर्मिंदा हुआ, लेकिन सौभाग्य से किसी को इन बातों के बारे में पता नहीं था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, चाहे आप सुदूर उत्तर को कुछ भी कहें, ये बहुत बड़ी जगह है। अगर कोई इसे अपने कब्जे में ले लेता है तो कर वसूलना असंभव है। बेशक, मैं आपको कम कर दूंगा। इस समय उन मंत्रियों और रईसों ने भी शीघ्रता से बोलने का अवसर लिया। मार्क्विस झांग फैंग, ये सुदूर उत्तरी भूमि एक ड्यूक की जागीर से भी बड़ी है। 3, अरे नहीं, 1 साल के भीतर सुदूर उत्तरी भूमि आपकी हो जाएगी। आप निश्चित रूप से बक किंगडम में सबसे अमीर बन जाएंगे। लोग, हाँ, यदि मेरी जड़ें बक सिटी में न होती तो मैं निश्चित रूप से सुदूर उत्तर को जीतने का प्रयास करता। यह सही है, सुदूर उत्तर में जीतना निश्चित रूप से कोई नुकसान नहीं है। सभी लोग खूब चर्चा करने लगे, मानो सुदूर उत्तर को जीतकर उन्होंने पूरा बक साम्राज्य जीत लिया हो, और अंत में राजा थोड़ा शर्मिंदा हुआ। मार्क्विस झांग फैंग, आप क्या सोचते हैं? झांग फैंग को लगा कि यह लगभग वही बात है, लेकिन एक आखिरी सवाल था। तो फिर मैं पूछ सकता हूँ, महाराज, ये कर कैसे वसूला जाता है? ये कितना है? ये लोग इस सुदूर उत्तरी भूमि को लेने के लिए तैयार नहीं हैं, ये कर के कारण ही होगा। यदि कर बहुत अधिक है, तो झांग फैंग इतनी आसानी से सहमत नहीं होगा। उसने कर का भुगतान नहीं किया है, इसलिए उसे पूछना चाहिए। अहम www.mtlnovel.com, मार्क्विस झांग फैंग, हम इस तरह से कर एकत्र करते हैं। सुदूर उत्तर के पैमाने के अनुसार 1 लाख सोने के सिक्के प्रति वर्ष, साथ ही कुल कर का 1% मैं आपको भुगतान करूंगा। यह 1% स्थायी रूप से कम हो गया है। क्या? झांग फैंग को अचानक समझ में आ गया कि ये लोग क्यों सहमत नहीं थे, और कर संग्रह ने 100,000 सोने के सिक्के भी तय कर दिए। इस आम आदमी के पास इतना पैसा कैसे हो सकता है? ये रास्ता बहुत अजीब है। झांग फैंग को यह नहीं पता था कि यह किसी को जानबूझकर गलत खातों की रिपोर्ट करने से रोकने के लिए था, और राजा ने आकार के अनुसार प्रत्येक स्थान की संख्या निर्दिष्ट करके इस समस्या को टाल दिया था। इसके अलावा सुदूर उत्तरी क्षेत्र इतना गरीब है, अनुपात के अनुसार उसके पास कितना पैसा है, जहां तक आपका ये कहना है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। हे, क्या तुमने प्रयास किया? प्रति वर्ष 1 लाख स्वर्ण सिक्के, जो एक डची के आकार के बराबर है। जो लोग इस बारे में ज्यादा नहीं जानते, वे भी राहत महसूस करते हैं, लेकिन सौभाग्य से उनके पास दिमाग नहीं है। 100,000 सोने के सिक्के, सुदूर उत्तर का पूरा इलाका इतने पैसे के लायक नहीं है।